Assalamu alaikum. Welcome to JNJ Academy. I'm Dishan and today we are going to dive into the fascinating world of chemistry. At JNJ Academy, we are dedicating to making learning engaging and accessible for everyone. In this video, you will learn about the modern periodic table, SPDF block and IUPAC. We will also learn about the Moseley periodic table or modern periodic table or long form of periodic table in depth. Get started now. तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग पीरियोडिक टेबल जो कि ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, ये सेकेंड वीडियो है. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है अर्लियर क्लासिफिकेशन, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में अर्लियर क्लासिफिकेशन था उसका वीडियो जिन्होंने नहीं देखा उसको देख लो. फिर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से. SPDF और डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं हम लोग. SPDF ब्लॉक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, IUPAC नेम, ठीक है ना. तो ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं. और साथ में यहाँ पे मोज़ले पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डेप्थ में बात करने वाले, इन डेप्थ, ठीक है, इन डेप्थ, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी तो यहाँ हम सारा डिस्कशन कर लेंगे. थोड़ा वीडियो हो सकता है कि लॉन्ग हो जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा एडजस्ट करना. वीडियो के स्टार्टिंग से एंड तक देखना. वीडियो पसंद है तो थम्स अप जरूर कर देना. और बस चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो यहीं से स्टार्ट करने वाले हम लोग. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसी को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसी को मोज़ले पीरियोडिक टेबल, इसी को बोहर पीरियोडिक टेबल, सब कुछ बोलते हैं. यहाँ पे मोज़ले, यहाँ पे याद करने वाली क्या बात है, यहाँ पे याद रखने वाली क्या चीज़ है. तो मोज़ले परपोज, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोज़ले परपोज मॉडर्न पीरियोडिक लॉज, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पीरियोडिक फंक्शन जो लिया था ना, तो वो पीरियोडिक फंक्शन क्या लिया था, एटॉमिक नंबर लिया था. एटॉमिक नंबर, बस ये याद रखना है आपको. मेंडलीव ने पीरियोडिक फंक्शन क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था. और मोज़ले ने क्या लिया था लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटॉमिक नंबर लिया था. बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है. तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लिमिटेशंस है ना, वो बहुत सारे लिमिटेशन ऐसे ही खत्म हो गए एटॉमिक नंबर पीरियोडिक फंक्शन लेने से ही. ओके, याद रहेगा. चलो नेक्स्ट, मोज़ले स्टेटमेंट. इनका स्टेटमेंट क्या था, द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऑफ एक्स रे इमिटेड बाय एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर. यानी सिंपल सा ये कह रहे हैं कि रूट न्यू जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एटॉमिक नंबर यानी Z के. याद रहेगा. तो ये स्टेटमेंट याद रखना, मोज़ले का स्टेटमेंट. नेक्स्ट, बैकग्राउंड, ठीक है ना. बैकग्राउंड यहाँ पर, तो बिफोर मोज़ले वर्क द एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट was not clearly understood or defined. The periodic table was arranged primarily by atomic mass, but there were inconsistencies that could not be explained. ठीक है ना. तो यहाँ पे जब मोज़ले पीरियोडिक टेबल आया, यानी कहने का मतलब है कि मोज़ले ने क्या किया कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया ना, इसके बाद बहुत सारा फायदा हुआ हमें. पीरियोडिक टेबल का जो मेंडलीव तक में लिमिटेशंस था उसको रिजॉल्व किया गया. फिर बहुत कुछ नए नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है ना. तो बहुत सारी बातें. मोज़ले एक्सपेरिमेंट, तो मोज़ले एक्सपेरिमेंट में अगर हम सेटअप देखें तो सेटअप क्या था, तो मोज़ले यूज कैथोड रे ट्यूब. तो एक कैथोड रे ट्यूब लिया गया था यहाँ पे, और यहाँ पे टू bombard elements with the high energy electrons. This caused the element to emit X-rays. He measured the wavelength or frequency of these X-ray using the crystal and a photographic plate, which allowed a precise determination of X-ray spectra. Okay? तो ये उतना इंपॉर्टेंट, देखो बातें उतना इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको याद रखो, वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है. यहाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिर दोबारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिर वहाँ ये मॉडर्न फिजिक्स में फिर आप पढ़ोगे जाकर. तो फिर चेंज करो एक चीज़ को, बहुत बार आप पढ़ने वाले हो जहाँ पे. थोड़ा सेटअप देख लेते हैं इनका. तो ये हो गया हमारा, देखो ये हो गया हमारा इवैक्यूएटेड ट्यूब. इसके बाद ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया हमारा वैक्यूम पंप, ये हो गया हमारा कैथोड रेज, ये हो गया इमिटेड एक्स रेज, ये हो गया मेटल प्लेट. तो मेटल प्लेट पे ये जो कैथोड रेज है, क्या जब इस पर जा रहा था तो यहाँ पे क्या होता है, ये इमिट कर रहा था एक्स रेज, ठीक है ना. और यहाँ पे क्या है, हाई वोल्टेज बैटरी. तो ये कुछ सेटअप था, ठीक है ना. इस सेटअप के बारे में और अच्छे से हम लोग दूसरी जगह पढ़ेंगे, पर यहाँ पे बस जितना जरूरी है उतना जान लो. इतना भी जरूरी नहीं था, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए थोड़ा बता रहा हूँ ताकि हुआ क्या था, ठीक है ना. तो ऑब्जर्वेशन क्या था, तो मोज़ले डिस्कवर्ड दैट ईच एलिमेंट प्रोड्यूस्ड एक्स रेज ऑफ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज. ही plotted the square root of the frequency of X-rays against the atomic number of the element. यानी कि एक ग्राफ इन्होंने बताया, देखो जो ग्राफ मैं थोड़ा रफली बना दे रहा हूँ. तो इन्होंने रूट न्यू लिया और यहाँ पे Z यानी एटॉमिक नंबर लिया, तो उसका ग्राफ कुछ बना था. तो ग्राफ लाइक ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना था,
ठीक है ना। और इनका इक्वेशन क्या बना था, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या बना था, तो इक्वेशन बना था हमारा रूट न्यू, इसको न्यू बोल दो या वी बोल दो, इक्वल्स टू ए, उसके बाद जेड माइनस बी। आ रही है बात समझ में, तो ये याद रहेगा हो, ठीक है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए क्या है हमारा, तो देखो यहाँ पे बी जो है, बी देखो मैं यहाँ यहीं पे बता दे रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा सी। अभी हम लोग इसको थोड़ा और, अभी यहाँ पे बस इतना जान लो कि ए यहाँ पे क्या है, या फिर सुनो इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा ही दे रहा हूं, तो रूट न्यू इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस ए इंटू बी। अब हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जानते हैं, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। साफ साफ दिख रहा है कि y एक्सिस पे कौन है, यहाँ पे रूट न्यू, तो ये y की जगह पे आ गया, z यहाँ पे क्या है, x एक्सिस पे तो x आ गया, z को छोड़ के जो बचता है उसको स्लोप बोलते हैं, यानी कि m a के बराबर है, तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाए a, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा a, स्लोप हमारा क्या है a। यही कुछ नहीं होता, यही हमारे टेन थीटा के बराबर होता है, यही क्या होता है हमारा टेन थीटा के बराबर होता है। अब बोलोगे थीटा क्या है, तो थीटा ये एंगल, ठीक है ना, ये याद रहेगा। चलो ए पता चल गया, थीटा पता चल गया, और जेड क्या एटॉमिक नंबर, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी, ये रूट में, और उसके बाद हमें ए बी, तो यहाँ पे ये क्या होता है एम स्लोप, तो ए से कंपेयर किया तो ये स्लोप हो गया, एक्स जेड ये सब हो गया। अब यहाँ पे देखो प्लस सी भी है, तो प्लस सी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे, प्लस टाइम्स ऑफ माइनस ए बी, हाँ तो एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट मैंने कर गया, तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है माइनस ए बी, तो सी यहाँ पे क्या है सी इक्वल्स टू माइनस ए बी, जो कि कुछ नहीं है वाई इंटरसेप्ट, जो कि क्या है वाई इंटरसेप्ट, याद रहेगा। चलो तो ये होगी, तो ये क्या वाई एक्सिस से, यानी कि रूट न्यू जो है उसका उस एक्सिस से क्या है इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट याद रहेगा सब कुछ। तो बस इतनी सी बात है, तो ये इक्वेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी का अगला स्टेप है ये वाला, ये तो इसको भी याद रखना क्योंकि उसी का अगला है, तो आप कर ही लोगे सॉल्व करके। और फिर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, और इसी इक्वेशन से जब हमने कंपेयर किया तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ बनता है। और ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, स्लोप को ही टेन थीटा भी बोलते हैं, थीटा ये है हमारा, y एक्सिस पे रूट नहीं होता है, एक्सिस पे z होता है, z मतलब एटॉमिक नंबर होता है। और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट बनता है इस इक्वेशन में, जो मॉडल इक्वेशन में, वो कौन सा बनता है, c इक्वल्स टू माइनस ए बी, ये इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट बनता है। b यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, b का वैल्यू होता है b, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, अगर पता है तो फिर बल्ले बल्ले। अब ये कैसे पता चला कि भाई ये इंटरसेप्ट का वैल्यू बी ही होता है, बी ही होता है, ये कैसे पता चला, तो भाई बी होता है ये हमें कैसा पता चले। या फिर आप कहोगे कि आपके मन में क्या आया कि ये जो वाई इंटरसेप्ट बोल रहे हो कि माइनस ए बी है, और एक्स इंटरसेप्ट बोल रहे हो कि एक्स इंटरसेप्ट बोल रहे हो कि बी है, आपके मन में क्या आया, कोई जादू आया जो पता चल गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई सपना आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो बड़ा सिंपल सा है, बचपन में पढ़े होगे कि अगर एक्स का वैल्यू इवेल्युएट करना चाहते हो अगर एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में, तो वाई का वैल्यू 0 कर दो, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस पे अगर y का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हो, क्या हो रहा है, तो देखो एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उस एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं कौन सा पॉइंट। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में बता ही दे रहे हैं, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मेरा रफ के लिए मैं ऐसे रखे हुआ अलग से स्लाइड और वैसे प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के साथ ही आपको भी। तो जो चीज़ यहाँ बताऊंगा वो सारा कुछ कवर हो जाएगा। देखो अब एक स्ट्रेट लाइन में बना दे रहा हूँ ताकि आपको तकलीफ बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा भी नहीं। थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसका अब इसको थोड़ा सा रफ भी कर लेते हैं। देखो यार बोर मत होना, बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ। देखो ये हमारा क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस, राइट। ये हमारा ओरिजिन लाइक जनरली। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मान लेते हैं कि हम एक इक्वेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का इक्वेशन है, इस तरह का इक्वेशन लेट सपोज, तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस, देखो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉलो करेगा। ऑफ कोर्स c यहाँ पे क्या है, c यहाँ पे ये वैल्यू c है हमारा, y इंटरसेप्ट ये वैल्यू c है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, m यहाँ पे स्लोप है, m यहाँ पे स्लोप का मीनिंग क्या होता है, एंगल ये एंगल थीटा। अब वही इसको भी है, वही एंगल इतना है, भले इसको बड़ा करके दिखाओगे फिर भी ये थीटा ही होगा, उतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, बड़ा सिंपल सा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर कोई आपको कह रहा है कि भाई ये पॉइंट का वैल्यू बताओ, यहाँ पे ये पॉइंट बताओ कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को बताओ और इस पॉइंट को बताओ, इससे आसान कोई पॉइंट होता ही नहीं है निकालना, ठीक है ना। इससे आसान कुछ होता ही नहीं है निकालना, एक इसको और एक इसको, बहुत आसान होता है निकालना। तो ये इसको, इस पॉइंट को पहले निकाल लेते हैं, ये ए पॉइंट बोल देते हैं, ये बी पॉइंट बोल देते हैं,
और ये O है हमारा। तो पहले हम A पॉइंट को निकाल लेते हैं। तो A पॉइंट अगर आप देखो ना ध्यान से, तो ये किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखो 0 पे तो 0 होता है x का वैल्यू, और y का वैल्यू निकाल लेते हैं अभी। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x का वैल्यू को 0 पर रख देंगे। तो y इक्वल्स टू x का वैल्यू 0, तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया 0 प्लस c, यानी y का वैल्यू क्या आ गया c के बराबर। तो यहां पे ये y का वैल्यू निकल गया c और x का वैल्यू तो 0 है, तो 0, c ये आपका कोऑर्डिनेट बनेगा। और ये y का वैल्यू कितना है यहाँ पे c, जो कि मैंने बताया कि ये y इंटरसेप्ट कहलाता है c। इसी तरीके से ये कितना है, ये डिस्टेंस निकालना बड़ा आसान है। कैसे निकालोगे, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस पे कौन सा वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। तो इसी इक्वेशन में एक बार y का वैल्यू 0 पुट करो, तो y इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू m x प्लस c। अब c उधर चला जाएगा, तो m x इक्वल्स टू माइनस c। अब x का वैल्यू हमको निकालना था, तो x इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा माइनस c बाई m, ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ये आ जाएगा। बट हमें क्या इसके बारे में कुछ करना है, हमें नहीं, हमें मौजले के बारे में बात करनी है। तो मौजले के लिए अकॉर्डिंग टू मौजले बड़ा आसानी से हम कर सकते हैं ये सारे काम। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि मौजले साहब के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। देखो ये क्या था हमारा z, ये क्या था हमारा रूट न्यू, ये क्या है। अब ये हम मान लेते ये कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, जो कि यहाँ पे रूट न्यू मौजले इक्वेशन कौन सा था, a इंटू जेड माइनस बी, ये इक्वेशन था। ठीक है, याद रखना इसको, और इसको थोड़ा और इवैल्यूएट कर सकते हो। तो रूट न्यू इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस a इंटू बी, ये कर सकते हो बिल्कुल, ये भी याद रखोगे। अब ये स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है मॉडल इक्वेशन। अब यहाँ पे मैंने कहा कि एक बार आपको निकालना है ये वाला वैल्यू, मतलब कि ये डिस्टेंस कितना है जिसको x इंटरसेप्ट बोलते हैं, और एक बार निकालना है ये डिस्टेंस कितना है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है ना, ये वैल्यू निकालना। तो हमें साफ साफ पता है कैसे निकालना है। अगर ये डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, मतलब यहाँ ये पॉइंट हमको बस पता करना है, सिर्फ यहाँ पे x का वैल्यू कितना है ये पता करना है बस। तो ये कैसे निकालते हैं, तो x एक्सिस दो के यहाँ पे z है, तो इसको z एक्सिस हम बोल देंगे। तो ये जो z एक्सिस है, तो z एक्सिस यानी कि एटॉमिक नंबर वाला जो एक्सिस है, उसमें किसका वैल्यू 0 होगा, रूट न्यू वाले एक्सिस का वैल्यू क्या 0 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, x एक्सिस पे y एक्सिस का वैल्यू 0 होता है, यानी कि ये जो z एक्सिस है इस पे रूट न्यू वाले एक्सिस का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। सो इसका वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको 0 पुट करोगे, 0 का रूट क्या होगा 0, पूरा वैल्यू 0 हो गया। ये इक्वल्स टू, कलर में चेंज कर ले रहा हूं, ब्लैक, 0 इक्वल्स टू a, देखो a इंटू जेड माइनस ए बी। ठीक है, अब ये उधर चला जाएगा, तो a इंटू जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर। तो a से a कट गया, यहाँ पे क्या आ गया z इक्वल्स टू b के बराबर, राइट, करेक्ट। तो z का वैल्यू क्या आ गया b के बराबर, याद रहेगा, हाँ याद रहेगा। उसी तरीके से तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है b, तो यानी कि मेरा x इंटरसेप्ट कितना है b। अच्छा, उसी तरीके से आप यहाँ पे y इंटरसेप्ट यहाँ पे देख सकते हो, जो y इंटरसेप्ट कितना आएगा। तो यहाँ पे y इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए बस। ठीक है ना, ये यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू, y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, y एक्सिस पे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू, x यहाँ पे कौन सा है z एक्सिस, ठीक है, और y यहाँ पे रूट न्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर ही क्या करेंगे, रूट न्यू इक्वल्स टू z। अभी हमने देखा कि z का वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, हमें बोला कि y एक्सिस पे z का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 0, तो 0 इंटू a क्या हो जाएगा 0 ही होगा, माइनस ए बी। अब इसको इवेल्युएट कर लो थोड़ा सा, तो रूट न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस ए बी। तो देख लो, तो ये क्या हमारा y एक्सिस है जनरली, जो कि रूट न्यू है, तो रूट न्यू एक्सिस को हम बोलेंगे जो कि माइनस ए बी है इसका वैल्यू। तो y इंटरसेप्ट अगर बात किया जाए तो माइनस ए बी के होगा, और अगर x इंटरसेप्ट बात किया जाए तो ये b के बराबर होगा। तो ये सारे जनरल पॉइंट अगर आप याद रखोगे तो आसान होगा प्रॉब्लम करने में। एक दो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे करवाऊंगा, बाकी और सारे न्यूमेरिकल आप कर लोगे खुद से। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। देखो वही चीज है, तो ये इक्वेशन है जो कि याद रखना है, रूट न्यू इक्वल्स टू a इंटू जेड माइनस बी, ये याद रखना है। यहाँ पे न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स रेज, जेड क्या है एटॉमिक नंबर, ए क्या है तुम्हारा, ए बी क्या है कांस्टेंट है, सिंपल। और अगर ज्यादा अच्छे से तुम इसको बोलना चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, ए यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, जो कि अकाउंट्स फॉर इलेक्ट्रॉन शील्डिंग। ठीक है ना, शील्ड वेल्ड के बाद में बात करेंगे, फिलहाल इतना याद रखो कि ए बी क्या कांस्टेंट है, बस इतना सा याद रखो। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, और इसके बारे में जो इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनरली आप पढ़ते हो 10th में 12th में, ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो कि आप नहीं पढ़ो अभी तक
इतना मैंने बता दिया, इतना सफिशिएंट अगर समझ में आ गया तो कंग्रेचुलेशंस। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस क्या है? यहाँ पे मॉज़ले वर्क हैड अ प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें रीऑर्डरिंग द पीरियोडिक टेबल्स, यहाँ पे जब देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो मेंडलीव तक तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन वहाँ पे क्या था, फिर भी बहुत सारे लिमिटेशंस था। तो मॉज़ले ने क्या किया कि जो पीरियोडिक फंक्शन एटॉमिक नंबर ले लिया ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ऑलमोस्ट सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंस कैसे नहीं है, बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है। फिर बहुत सारे जो आपके एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर हुए, ठीक है ना, इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिसिंग एलिमेंट्स। जो मिसिंग एलिमेंट्स है उसका आइडेंटिफिकेशन, वही ना बोल रहे हैं कि मिसिंग एलिमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन हुआ इसी के थ्रू हुआ। ठीक है। नेक्स्ट मॉज़ले इक्वेशन एंड ग्राफ, जो कि देख चुके हैं, ये मॉज़ले इक्वेशन है, ये ग्राफ। अब इस ग्राफ पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन का ये ग्राफ मैंने लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एटॉमिक नंबर z, यानी कि z का वैल्यू हमें गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन को डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो गिवन लिख लो पहले, हमेशा गिवन लिख लिया करो थोड़ा। जब प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो आप आराम से डायरेक्ट कर सकते हो। तो मैं थोड़ा अभी ऐसे मान के चलो कि बच्चे को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो z इक्वल्स टू क्या हो गया 50, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट दिया हुआ, कौन सा इंटरसेप्ट, रूट न्यू वाले एक्सिस पे, यानी कि y एक्सिस पे दिया हुआ है, रूट न्यू वाले एक्सिस पे। तो यानी कि ये कौन सा वैल्यू हो गया, ये हो गया आपका -ab इक्वल्स टू -1 के बराबर। अच्छा, डायरेक्ट कर दिया, समझ में नहीं आया क्या? आ गया होगा वो समझ में, इसलिए तो इतना एक्सप्लेन किया था मैं। तो ab इक्वल्स टू 1 के बराबर हो जाए। चलो भाई, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है भाई कि ये तो ये सब भाषण तो पता ही है कि भाई जो मॉज़ले इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा रूट न्यू वर्सेस z के बीच में बनेगा, ठीक है। अब मॉज़ले इक्वेशन हमें पता है क्या होता है कि रूट न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, a इंटू जेड माइनस बी होता है, ये हमें पता है। अब ये पता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे देखो, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है भाई साहब, भाई साहब पूछ ये रहे कि फ्रीक्वेंसी बता दो यार, कब 50 एटॉमिक नंबर 50 वाले एलिमेंट के लिए जल्दी से फ्रीक्वेंसी बता दो। तो एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। कैसे देखो, हमें रूट न्यू का वैल्यू निकालना है, रूट न्यू मान लो कि निकालना है। ए का वैल्यू हमें पता है क्या, पता है ए का वैल्यू। तो इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो a इंटू जेड माइनस ए बी, राइट। अब ए बी का वैल्यू तो पता है ना हमें, माइनस ए बी का वैल्यू -1 पता, ठीक है ना। अब यहां पे देख लो, रूट न्यू सिंपल सा दिया हुआ, देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट वैल्यू -1, तो -1 +1 हो जाएगा। यहाँ पे रूट न्यू इक्वल्स टू a इंटू जेड, यहाँ पे +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज और देखोगे ना, तो यहाँ से क्या आएगा, रूट न्यू इक्वल्स टू, अब a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है हमें। तो a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, a तो पता होना चाहिए ना, a हमारा क्या है, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे ना। जो कि स्लोप है। अच्छा, ग्राफ दिया हुआ है ना यार, ग्राफ तो दिया ही हुआ है, ग्राफ में निकले ना ए का वैल्यू, ए क्या हमारा स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 डिग्री थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे tan 45, तो tan 45 डिग्री दैट इज कितना हो जाएगा, tan 45 मतलब कि 1 हो जाएगा। ये ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, राइट, बस सिंपल था। तो ए का वैल्यू भी निकल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिया हुआ है, इंटरसेप्ट का वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंटरसेप्ट का वैल्यू हमारा क्या था, -1 दिया हुआ था, जो आपका इंटरसेप्ट था उसका वैल्यू -1 दिया हुआ था, ठीक है। तो -1 दिया हुआ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और बाकी ए का वैल्यू हमें पता है 1 इंटू जेड, जेड हमारा क्या है 50 गिवन है, +1, ठीक है ना। ये एक्चुअली -1 होगा क्या, इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट हमें कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, 1 आया, तो यहाँ पे 1 रखोगे ना, ए बी का वैल्यू 1 रखो, तो -1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो गया, ये माइनस में, ये माइनस में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रूट न्यू इक्वल्स टू 49। अब यहाँ पे कर लोगे इसको आराम से सॉल्व। तो यहाँ पे न्यू कितना आ जाएगा, न्यू आपका आ जाएगा 49 का स्क्वायर आता है निकालने, नहीं आता कोई बात नहीं। 49 मतलब क्या लिख सकते हैं, 50 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 50 का स्क्वायर आसान है, 50 स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -2ab कर लोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25
प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस ये कितना आ जाएगा 100। अब इसको इवैल्यूएट कर लो थोड़ा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2400 प्लस 1 दैट इज 2400 प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा हमारा। तो यही न्यू का वैल्यू है, हाँ यही न्यू का वैल्यू है, तो यही हमारा इतना आंसर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में जनरली आता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट हर्ट्ज। तो 2401 हर्ट्ज ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आ रही बस मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लेकर के नहीं बैठता हूँ, अपने हिसाब से जो आता है वो वैसे आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, बेस्ट तरीके से जो नॉलेज है मैं उसको देने की कोशिश करता हूँ। आपको जरूर अच्छा लगे यार, अच्छा लगे तो जरूर थम्स अप कर दिया करो और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन तो मैं बहुत सारे करवाऊंगा, यहाँ पे बस प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखो, वहां पे क्या था एटॉमिक फ्रीक्वेंसी निकालना था, यहाँ पे एटॉमिक नंबर निकालना है आपको, और यहाँ पे इस बार फ्रीक्वेंसी गिवन, फ्रीक्वेंसी इस बार गिवन, तो कैसे निकालोगे, गिवन को लिख लो एक बार, तो गिवन को लिख लेंगे हम लोग एक बार, तो ये क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू का वैल्यू आपको गिवन है 900 हर्ट्ज, और क्या गिवन है इंटरसेप्ट, इस बार किसका गिवन है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब कि इस वाला ये वैल्यू गिवन है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वैल्यू गिवन मतलब कि किसका वैल्यू पता है हमें, बी का वैल्यू पता है, बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। और क्या, हाँ ग्राफ के थ्रू हमें क्या पता है, एंगल भी पता है थीटा, थीटा का वैल्यू भी हमें पता है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, दैट इज टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 1045 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1। अब 1 आ गया। अब ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपका क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉडल इक्वेशन के अंदर, तो ये ए को कहते हैं, स्मॉल ए जो होता है कांस्टेंट, तो ये ए, तो ये सारा वैल्यू निकल गया। आप चुपचाप से इक्वेशन में पटक दो, तो रूट न्यू इक्वल्स टू क्या होता है ए इंटू जेड माइनस बी। अब रूट न्यू हमें पता है कितना 900 का रूट इक्वल्स टू ए का वैल्यू हमें पता है 1 इंटू जेड हमें नहीं पता है, ये निकालना है माइनस बी हमें पता है 1, तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा इवैल्यूएट कर लो, तो इवैल्यूएट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा z माइनस 1, ये 1 उधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये तो आ गया आपका 30, कितना रूट 900 कितना हो गया 30, तो 30 ये माइनस 1 उधर जाए तो प्लस 1 इक्वल्स टू z, तो z यहाँ से क्या आ गया, z इक्वल्स टू आ गया 31। आ गई बात समझ में। तो ऐसे करके प्रॉब्लम आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात थी कि आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे करके पूछा जा सकता है। यहाँ पे और भी चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देकर के बहुत सारा लाखों क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं होता है क्लास के अंदर, ठीक है ना। क्लास के अंदर नोट्स भी पढ़ाना होता है, थ्योरी भी बताना होता है, बहुत सारी चीजें समझानी पड़ती है, इसीलिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी क्या है यार, देखो ये कब आया, जब मॉडर्न पीरियोडिक आया ना तब पीरियोडिसिटी, क्योंकि मेंडलीव तक तो पीरियोडिसिटी की बात ही नहीं की गई थी। तो यहाँ पे जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तब इसमें पीरियोडिसिटी की बात की है। पीरियोडिसिटी क्या होता है, सिंपल सी बात है कि एक इंटरवल के बाद रिपीटेशन होता है एलिमेंट्स का, सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वही उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। काउज क्या होता है पीरियोडिसिटी का, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो कि यहाँ भी हम लोग देखेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चीजें, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिसको पीरियड कहते हैं, और 18 वर्टिकल रोज है जिसको कॉलम्स कहते हैं, जो क्या है ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत सारा है पीरियोडिक टेबल में, बोहर का, रेंज का, वार्नर का, बैरी का, एटसेट्रा। इसीलिए हम लोग बोहर पीरियोडिक टेबल के नाम से भी इसको जानते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो नोन एज द बोहर पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट फॉलोज द बोहर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू 4 टाइप्स SPDF, ठीक है ना। नेक्स्ट, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, 1 से लेकर के 18 ग्रुप तक यहाँ पर, 1 से लेकर के 7 पीरियड तक यहाँ पर, याद रहेगा। ये हो गया आपका ग्रुप 1, ग्रुप 2 आपका कहलाता है S ब्लॉक, यहाँ ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक आपका कहलाता है P ब्लॉक। उसके बाद यहां से यहां तक आपका कहलाता है D ब्लॉक, और ये आपका कहलाता है F ब्लॉक, ठीक है, याद रहेगा। जो S ब्लॉक होता है वो पीरियोडिक टेबल के एकदम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में होता है। जो P ब्लॉक होता है वो एक्सट्रीम राइट साइड में होता है। जो D ब्लॉक होता है बिटवीन द P एंड D होता है, ठीक है ना, बिटवीन, विद इन। और आपका जो बॉटम साइड में होता है पीरियोडिक टेबल के सबसे हटा फुटा, तो वो होता है F ब्लॉक, ठीक है।
अच्छा ग्रुप की बात कर ले तो यहाँ पे जो एस ब्लॉक होता है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2, पी ब्लॉक जो होता है ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक होता है, और जो एफ ब्लॉक होता है वो ग्रुप 3 के अंदर ही लाई करता है। एफ ब्लॉक कहाँ पे लाई करता है, देखो ये स्कैंडियम, यट्रियम और उसके बाद यहाँ पे लेंथेनम और यहाँ पे एक्टेनियम, ये हो गए। तो ये 4 हो गया डी का एलिमेंट्स, ठीक है। और ये लेंथेनम के बाद आता है फिर ये 14 एलिमेंट्स, तो ये एफ का नहीं है, ये डी का है, ये एफ का नहीं, ये डी का। तो ये लेंथेनम के बाद आता है यहाँ पे आपका सैरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, फिर ये हो गया। तो लेंथेनम, जो लेंथेनम होता है उसके बाद यहाँ पे सैरियम, उसके बाद ये फिर 14 एलिमेंट्स टोटल ल्यूटेटियम तक, और फिर एक्टेनियम, और एक्टेनियम के बाद यहाँ पे थोरियम, थोरियम से लेकर फिर ये 14 एलिमेंट्स लॉरेंशियम तक, ठीक है ना। तो ये और ये फिर आपका ल्यूटेटियम के बाद आएगा यहाँ पे हॉफनियम, ठीक है ना, 71 के बाद 72, फिर ये चलेगा डी का। इसी तरह से लॉरेंशियम 103 है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ से बाद चलेगा 104 रदरफोर्डियम तक, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलना है, आ रही है बात समझ। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पता चल गया ग्रुप एफ का कहाँ है, ग्रुप 3 के अंदर लाई करता है। डी कहाँ से कहाँ तक, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक लाई करता है, ठीक है। अच्छा तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया, ये चीज़ तो हमें समझ में आ गया। साथ ही साथ हमें मेंडलीव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये थोड़ा सा इस पर बहस कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडलीव, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई कलर ले लूँ, चलो ब्लैक ही लेते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंट कॉलम रिप्रेजेंटेशन इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इनटू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इस पे हम कैसे दिखाते हैं, बस देख लो कॉन्सेप्ट समझो, बात क्या देखो। तो हमें क्या पता है कि हमें पता है यहाँ पे कुछ इस तरीके का टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 4th पीरियड, जो कि ये पीरियड 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो चाहे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये दोनों तो कॉमन, ठीक है ना। पीरियड वहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो 4th पीरियड होता है वहाँ से डी स्टार्ट होता है आपका, तो यहाँ पे डी स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका डी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 10 तक, 10 2 12 हो गया। अब यहां से आपका फिर स्टार्ट होगा, ये सीधा यहां पे, ठीक, तो यहां पे स्टार्ट होगा आपका कुछ इस तरीके का, इस तरीके का। तो यहां पे क्या है, फिर 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया, तो ये हमारा टोटल पीरियोडिक टेबल है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18। अब यहाँ पे 18 तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये हो गया, और ये हो गया मेंडलीव, और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 7 पीरियड हो गया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मॉडर्न के अंदर हम मेंडलीव को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखो। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करेंगे देखो कैसे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट ए, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे फर्स्ट ए मेंडलीव ने क्या किया था, जो रोमन में 0 को छोड़ करके और 8वां कॉलम को छोड़ करके जो 1 से लेकर के 7 तक रोमन में था उसको एक बी ग्रुप में बांटा था। तो फर्स्ट है, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकेंड है, ये आपका हो जाएगा थर्ड है, ये आपका हो जाएगा 4 है, ये आपका हो जाएगा 5 है, ये आपका हो जाएगा 6 है, ये आपका हो जाएगा 7 है, 7 है, तो ये आपका हो जाएगा 7A। मैं कर दे रहा हूँ, अच्छे कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देखो ये क्या हो जाएगा आपका 7A, और 0 जिसको 0 कॉलम था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव वो यहाँ पे 18 कहलाता है, ये 0 ग्रुप या 18 ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलो अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे फिर फर्स्ट बी कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो फर्स्ट बी स्टार्ट हुआ था 11 से। तो ये आपका फर्स्ट बी, ध्यान से देखो, ये आपका फर्स्ट बी था, ये आपका सेकेंड बी था, ये आपका थर्ड बी था, ये आपका 4 बी था, ये आपका 5 बी था, ये आपका 6 बी था, ये आपका 7 बी था, और यहां से यहां तक जो ये 3 बच गया, इसको कॉमनली क्या कहा गया था? 8, रोमन में 8। क्लियर? तो ये था, तो ये हो गया 8, ये हो गया 0, तो 2 ये हो गया। अब बाकी 1 से जो 1 से 7 तक था वो ग्रुप ए ग्रुप बी में बट गया, तो 18 कॉलम वहां भी आया था, यहाँ भी देखो दिख गया। तो वही कैसे वो 9 कॉलम जो था अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, उसको 18 में कैसे उन्होंने किया, और वही 18 यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कहा गया। ठीक है ना? 7 पीरियड यहाँ भी था। रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये हो गया। साथ ही साथ ये हमारा 2 क्या है? ये हमारा एस ब्लॉक कहलाता है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या कहलाता है? एस ब्लॉक। ध्यान से पढ़ लो, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, जरूरत पड़ेगा तो। यहां से यहां तक क्या है हमारा? पी ब्लॉक। ये पी ब्लॉक हो गया हमारा। इसी तरीके से यहां से यहां तक क्या है? ये यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या? यहां तक, यानी कि थर्ड ग्रुप से लेकर के 12 ग्रुप तक क्या है हमारा? डी ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक होते हैं टोटल पीरियोडिक टेबल में। ठीक है ना? एस पी डी एफ, ये इनको डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ अभी। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि 18 ग्रुप होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग मेंडलीव को कैसे दिखा सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। फिर 7 पीरियड होता है, 4 ब्लॉक होता है एस पी डी एफ। ठीक है ना? और जो एस ब्लॉक होता है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड होता है, जो पी ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल के वो एक्सट्रीम राइट साइड होता है। बॉटम साइड में होता है हमारा एफ। बॉटम साइड में क्या होता है हमारा? इसको भी बना ही दे रहा हूँ, क्यों छोड़ूंगा? ठीक है, इसको भी बना ही दे रहा हूँ। वेट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया 14 एलिमेंट्स। तो ये कहलाता है हमारा एफ ब्लॉक। ये क्या कहलाता है हमारा? एफ ब्लॉक। याद रहेगा? तो ये हो गया एफ ब्लॉक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा चीज़ मतलब कि पीरियोडिक टेबल लास्ट तक। अभी तो आप स्टार्टिंग कर रहे हो, उम्मीद कर रहा हूँ कि या तो अगर ड्रॉपर हो तो 1 साल है, 12th में हो तो भी 1 साल है, और अगर ये 11th में हो तो आपके पास 2 साल है, 10th में है तो आपके पास 3 साल है। तो टेंशन नहीं है, आपको तब तक आता है पूरा पीरियोडिक टेबल माइंड मैप एकदम बन जाए, पूरा पीरियोडिक टेबल आपको दिखेगा। ठीक है ना? कहाँ पे क्या चीज़, तो टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे करके जैसे बता रहा हूँ वैसे चलो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलो देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया हो। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पता होना चाहिए हमेशा, ये याद रखना, विद एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे लिथियम, ये बेरिलियम होता है, यहाँ पे स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वैनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, फ्लोरीन होता है, और इस तरह से हीलियम। एक और याद रख सकते हो, हीलियम के जस्ट नीचे नियॉन होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जस्ट नीचे लिथियम होता है। ठीक है ना? तो इस तरीके से ये याद रखो, और आपको धीरे धीरे सब याद हो जाए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? ये हो गया। इसी तरह से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हो जाए। तो जो जो चीज़ें मतलब कि आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हो वो चीज़ को कोशिश करो याद ही रखो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, ये हो गया। इसी तरीके से बोरॉन, बोरॉन का सारा याद कर रख सकते हो। ठीक है ना? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नाइहोनियम। इसी तरीके से सब मतलब कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेनलेट, इस तरह से। ठीक है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम, पोलोनियम, फिर यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्ट्रैंड, ये होगी। इसी तरीके से फिर यहाँ पे एफ ब्लॉक को भी आप याद रख सकते हो। यहाँ पे कौन सा सीरीज है? तो स्कैंडियम, यट्रियम होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे लेंथेनम होगा, फिर यहाँ पे आपका लेंथेनम के बाद एक्टेनियम होगा। ठीक है ना? एक्टेनियम ए से। तो लेंथेनम सीरीज फिर यहाँ से स्टार्ट होगा सेरियम से, सेरियम से ल्यूटेटियम तक जाएगा आपका। ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ से फिर कहाँ से स्टार्ट होगा? यहाँ पे एक्टेनियम सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है? तो एक्टेनियम से कहाँ से, थोडियम से लेकर के कहाँ तक जाएगा? आपका लॉरेंशियम तक। ठीक है ना? तो ये चीज़,
तो इस तरीके से मतलब कुछ चीज़ें आपको मैप मतलब इस तरीके से पता होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स धीरे धीरे करके आप याद कर लो, कोई दिक्कत बात नहीं है। आ रही है बस में? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, पैनिक नहीं होना है, तो बस इस तरीके से आप ध्यान में रखोगे। और जो फर्स्ट जो ग्रुप है उसके फर्स्ट एलिमेंट का विद एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप 1 का। बेरिलियम का कितना होता है? तो 4, इस तरीके से याद रख सकते हो। बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10 और हीलियम का 2। तो इस तरीके से सारा कुछ याद, मतलब ऑटोमेटिकली जैसे आगे चलोगे ना, आपको कोई ट्रिक वगैरह याद नहीं रखना पड़ेगा, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली सब चीज़ आपके माइंड में जाएगा। ठीक है ना? तो दिक्कत नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, आप सारी चीज़ों को थोड़ा और देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं। कुछ और बातें क्या? देखो सीजियम जो होता है, देखो यहाँ पे सीजियम, देखो कुछ चीज़ मैं दिखा दे रहा हूँ जो कि यहाँ पे याद रखो तो ज़्यादा अच्छा है, आगे जाके मुझे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो वाइट कलर ये जो है, ये सीजियम दिख रहा है। सीजियम का पूरे पीरियोडिक टेबल में लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। लीस्ट क्या होता है? लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। जानते हो तो अच्छी बात, नहीं जानते हो तो याद रख लो। जीके जानते हो ना वैसे, वरना फिर जब आयोनाइजेशन एनर्जी इस टॉपिक में पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो वहां पे आके डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इतना जान लो कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सीजियम जो होता है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लीस्ट होता है, यानी समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, फ्लोरीन जो होता है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, राइट? ठीक है ना? पूरे 118 एलिमेंट्स में। उसके बाद इस फ्लोरीन के जस्ट नीचे आता है क्लोरीन। तो क्लोरीन जो होता है ना, वो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है उसकी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना? याद रहेगा। तो अब यहाँ पे फ्लोरीन जो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन होता है, थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन होता है और फोर्थ नंबर पे आपको क्लोरीन होता है। ठीक है? तो याद रखोगे फोन Cl, फोन कॉल जानते हैं ना? फोन कॉल, तो फोन कॉल बस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, बस इसको याद रखो, इंपॉर्टेंट। ठीक है? याद रहेगा। पूरे 118 एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 118वां एलिमेंट जो पूरे पीरियोडिक टेबल का वो कौन है? 118वां एलिमेंट हमारा ऑर्गेनिज्म, राइट? तो यानी पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है, ये याद रखना। ठीक है? चलो और चीजें बात कर लेते हैं। ग्रुप थर्ड में क्या होता है? सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? पूरे ग्रुप एक से लेकर 18 तक में। तो ग्रुप नंबर थर्ड में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें, ग्रुप वाइज अगर बात करो तो। हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे? देखो 4 तो इनकी डी का खुद हो गया, डी ब्लॉक का 4 तो खुद हो गया। अब बाकी 4 के बाद ये 14 भी इसी में काउंट होता है। ये देख लो, ये जो 14 है, 7 ये सॉरी 14 ये और 14 दूना 28, तो 28 एलिमेंट, तो 28 4 32, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं? 32 एलिमेंट होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये याद रखना। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है पूरे पीरियोडिक टेबल में? तो सबसे बड़ा ग्रुप है थर्ड ग्रुप। कितने होते हैं? तो टोटल थर्ड ग्रुप में 32 एलिमेंट होते हैं। 4 जिसमें से डी का होता है और जिसमें से एफ का कितना होता है? एफ ब्लॉक का कितना एलिमेंट होता है? 28 एलिमेंट एफ ब्लॉक का होता है। तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। डी में यहाँ पे 4, थर्ड ग्रुप में डी में 4, तो 28 4 32। तो टोटल अगर बात किया जाए कि ग्रुप थर्ड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो 32 एलिमेंट। क्लियर? अच्छा, इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बताना है पीरियड वाइज लॉन्गेस्ट कौन है। तो पहले क्या होता था कि पहले कंप्लीट नहीं था पीरियोडिक टेबल, तो उस टाइम में 6th पीरियड जो था आपका वो लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता था। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सबसे ज्यादा इसी में थे। बट अब जो है, अब उसमें ये दोनों लॉन्गेस्ट कहलाते हैं, दोनों 6 7 दोनों, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, 32। कैसे काउंट कर लेते हैं? तो पहला तो काउंट कर लो कि ये कितने हैं? 2 एलिमेंट ये हो गया, 10 ये हो गया और 6 ये हो गया। ठीक है, 6 ये हो गया। तो 10 तो 12 6 18, 18 तो ये हो गया वर्टिकल। अब 18 के अंदर फिर आपको ये आएगा ना, 18 के अंदर देखो, 18 तो यहां से हो गया, 18 एलिमेंट्स ही है, बाकी ये जो 14 एलिमेंट्स और नहीं जोड़ोगे इसमें से। तो 6th पीरियड क्या है? 18 और फिर यहाँ पे 14 और जोड़ना पड़ेगा, तो 32 एलिमेंट। तो 6th पीरियड 32 आ गया। सिमिलरली ये 18 और फिर इसका 14 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो 32। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6th पीरियड में और 7th पीरियड में क्या होते हैं? 32 होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि 32 एलिमेंट होते हैं। तो लॉन्गेस्ट कहलाता है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। याद रहेगा।
सारा चीज़ होप समझ में क्लियर आ गया होगा कि भाई कुछ चीज़ें आप कुछ तो बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। बस यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल का कुछ अच्छा चीज़ है, हाईएस्ट लोएस्ट को याद रखा करो, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका आयनाइजेशन एनर्जी जो लोएस्ट होता है वो सीजियम का होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन है, नंबर ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 118 एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल कंप्लीट हो चुका है क्या? हाँ कंप्लीट है। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इंक्रीज करेंगे तो कहाँ आएगा? तो 119वां एलिमेंट सपोज एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नीट या जेईई या आईआईटी पूछ रहा है, हाइपोथेटिकल तो वैसे आईआईटी ही पूछता है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि तुमसे पूछा जा रहा है इजी क्वेश्चन कि 119वां एलिमेंट आ रहा है तो बताओ किस पीरियड में जाएगा, किस ग्रुप में जाएगा, किस ब्लॉक में जाएगा? 119वां एलिमेंट, सिंपल सी बात है, 119वां आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ ये 119वां यहाँ आएगा। तो कौन सा पीरियड है? पीरियड नंबर 8 है, पीरियड नंबर 8 हो गया 119। तो 119वां कहाँ पे है? पीरियड नंबर 8 में, ग्रुप 1 में, और ब्लॉक कौन सा होगा उसका? ब्लॉक एस होगा, राइट। क्लियर हो गया? तो ये चीजें समझने वाली बात है, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से और भी हाइपोथेटिकल टफ बनाया जा सकता है कि बताओ अगर 126वां एलिमेंट होगा तो किस पीरियड में, किस ब्लॉक में, किस ग्रुप में जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है, नीट जेईई के लिए तो बिल्कुल नहीं है। आप मतलब और अच्छे से क्वेश्चन जब करोगे तब आएगा, अभी नहीं, अभी टेंशन ना लो। जैसे जैसे पढ़ाऊंगा ना हर तरह के क्वेश्चन करने लग जाओगे, चाहे जहां पे भी जितना टफ पूछा जाएगा आप कर लोगे, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। ये हमारा कुछ पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके का कर लोगे। आगे सुनो, 6 मेटलाइट यहाँ पे कितने होते हैं? देखो पीरियोडिक टेबल को टोटल 3 एलिमेंट्स में 3 कैटेगरी है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट। तो ये 6 मेटलाइट होते हैं। ये 6 क्या होता है हमारे मेटलाइट? 1 2 3 4 5 6। ये पोलोनियम नहीं होता है, मेटलाइट सिर्फ 6 होते हैं, ये नहीं होते, ठीक है। तो 6 मेटलाइट होते हैं। और बाकी यहाँ पे देखा जाए तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। और हाँ, और यहाँ पे कुछ मुझे बताना था जो कि मैं थोड़ा सा जहन से निकल गया था, चलो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। देखो और यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना आपको, जो याद रखने वाली बात है उसमें से और क्या है, देखो जो यहाँ पे आपका जिंक दिख रहा है, कैडमियम, यहाँ पे मरकरी होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो ये जो मरकरी है ना, ये मेटल है, मेटल कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे आपका देखा जाए कि यहाँ पे बोरॉन आ गया, सिलिकॉन हो गया यहाँ पे, तो ये तो मेटोलाइट 6 है, यहाँ पे आ गया मेटोलाइट। मेटोलाइट के जस्ट इस साइड, लेफ्ट साइड में सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं, और राइट साइड में सब नॉन मेटल होता है। तो मेटल में, मेटल तो जनरली क्या होता है? हार्ड होता है, ठीक है ना। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो काफ़ी क्लोज पैक्ड होते हैं, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनकी वजह से वो हार्ड होते हैं काफ़ी। तो लेकिन मरकरी जो होता है ना, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये क्या है? लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। आ रही बात समझो? इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होता है वो नॉन मेटल है। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है। और ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड स्टेट में होता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा पूरे पीरियोडिक टेबल में मेटल है जो मरकरी है, सॉरी जो लिक्विड स्टेट में, यानी कि कौन ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो मरकरी हो गया। कौन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, तो वो हो गया आपका ब्रोमीन। क्लियर? तो इस तरीके से आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। बेसिक सब चीज़ पता है। जब आपका फाउंडेशन क्लियर होगा ना, तो मैं मान के चलूँ कि आपका फाउंडेशन थोड़ा हिला डोला है, ठीक है ना, तो मैं सारा बेस को आपको उठा करके आपको 25 के लिए तैयार कर दूंगा, ठीक है। बस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखो, हर एक लेक्चर जो सिक्वेंशियली है क्लियर करो। देखो कभी कभी क्या होगा, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ वर्ड का मीनिंग पता, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक मीनिंग पता हो, हर एक चीज़ का आपको मीनिंग पता हो। लेकिन अगर मान लो कुछ का मैं बोल रहा हूँ ना कि आप आगे पढ़ लोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में या केमिकल बॉन्डिंग में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर वहाँ का वहाँ रहने दो। यहाँ पे जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना लो, बाकी वहाँ का वहाँ रहने दो, वहाँ देख लेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ? अब कुछ चीज़ें होती हैं जो पीछे है, तो पीछे का हमेशा रिवाइज करके यहाँ पे आया करो, ताकि पिछला चीज़ में तो दिक्कत ना हो, अगर पिछला चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है तो, ठीक है। तो होप समझ में आ गया होगा। चलो, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सारा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्या है नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि इतना टाइम इस पर बहुत ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड कर दिया है ऑलरेडी। एक और चीज़ यहाँ मैं बता ही दे रहा हूँ कि एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो लेट सपोज एक एलिमेंट्स एक्स है, लेट सपोज एक एलिमेंट्स हमारा एक्स है, एक्स। तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? देखो एटॉमिक मास आप लिखते हो, कहाँ पे एटॉमिक मास? या तो यहाँ पे लिख सकते हो या तो यहाँ पे इस साइड लिख सकते हो, नो इशू। जहाँ पे इस लिख सकते हो एटॉमिक नंबर, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कहीं भी लिख सकते हो, लेफ्ट राइट लेफ्ट, या फिर क्रॉस कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो जो चाहो ऐसे कर सकते हो, यानी दोनों को इस साइड ही लिख सकते हो, दोनों को लेफ्ट साइड ही लिख सकते हो, एक को क्रॉस में लिख सकते हो, क्रॉस में भी आपकी मर्जी। तो ये याद रखना, नीचे में एटॉमिक नंबर, ऊपर में एटॉमिक मास। तो लेट सपोज, तो एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही है समझ? तो ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना, ऐसे रिप्रेजेंट होता है,
ठीक है। और क्रॉस जा सकता है कि नीचे में हमेशा एटॉमिक नंबर होगा, ऊपर में हमेशा एटॉमिक मास हो जाता है। बाकी क्रॉस हो सकता है, कॉम्बिनेशन है एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, या फिर यहाँ पे एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलो उम्मीद करते हैं सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिक्स। क्या न्यूमेरिक्स आपको याद करना है? मैं रिकमेंड करूंगा छोड़ो न्यूमेरिक्स वगैरह, याद करना है कर लो। जो पहली बार है, जो कभी अभी तक लाइफ में पीरियोडिक टेबल को देखा तक नहीं है, तो उनके लिए तो काफ़ी तकलीफ दे बात हो जाएगी कि भाई 118 एलिमेंट्स को याद कैसे करेंगे। तो उनके लिए न्यूमेरिक्स हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन जो बंदे थोड़ा न्यूमेरिक्स के बारे मतलब कि जो ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ मत करो। अभी आपके पास 1 साल 1.5 साल 2 साल मौजूद है, तो जिनके साथ 1 साल बाकी है या फिर 2 साल बाकी है, ठीक है ना, एग्जाम आने में, नीट का चाहे जेई का चाहे IIT, तो उनको क्या करना है, देखो उनको क्या करना है कि पीरियोडिक टेबल को चिपका लेना है रूम में पीरियोडिक टेबल को बड़ा वाला ला करके चिपका लेना, ठीक है ना। और हमेशा देखते हैं, हमेशा देखने का मतलब है कि हमेशा एक कॉलम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो इस तरीके से 10 बार पढ़ो चले जाओ, 10 बार पढ़ो चले जाओ। बचपन में टेबल याद किया था ना, बस वही। तो इस तरीके से करोगे तो आपको क्या होगा, एक तो बर्डन भी नहीं आएगा और टेंशन भी नहीं होगी, और एक वक्त आने के बाद आपको कई एलिमेंट्स ऑलरेडी याद हो जाएंगे, और एक वक्त आने पे आपको लास्ट जब एग्जाम होगा, जब एग्जाम देने आप जाओगे नीट का जेई का या IIT, तब तक आप वेल ट्रेंड हो चुके होगे कि हाँ भाई तुम्हें सब चीज़ आता है, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, आप चाहो तो न्यूमेरिक्स से याद कर सकते हो, इसलिए मैंने दे दिया न्यूमेरिक्स। आप चाहो तो आप एवी याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप 1 है, ये हमारा ग्रुप 2 है, इसको हम लोग S ब्लॉक बोलते हैं, ये हमारा S ब्लॉक में काउंट होता है। P ब्लॉक में हमारा ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ये आ जाते हैं हमारे। इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें डी ब्लॉक, तो 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से। तो 4th पीरियड याद रखना, भूलना नहीं है ये सब चीज़। 4D सीरीज कहाँ से? तो नेक्स्ट है उसका जस्ट, तो 5th पीरियड, 5th पीरियड से स्टार्ट होता है। इसी तरीके से याद मतलब न्यूमेरिक्स से याद रख सकते हो। आप इसको कैसे याद रखेंगे? याद रखने का तरीका देखो, S और P को आपको याद रखना है वर्टिकली, मतलब कि वर्टिकली कॉलम वाइज, लेकिन जो D को याद रखना है वो याद करना है आपको हॉरिजॉन्टल वाइज, D और F को। तो D को कैसे याद करना है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नेटम, रोनियम, उसके बाद रोनियम, ये हो गया यहाँ पे, लेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आप चाहो तो ऐसे याद कर लो, या फिर आप चाहो तो मतलब कि न्यूमेरिक्स से याद कर लो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ पे F ब्लॉक आ जाता है, तो F ब्लॉक को भी आपको हॉरिजॉन्टली याद करना है। तो 4F सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? 6th पीरियड से। पीरियड वाइज याद रखना है, पीरियड भी याद रखना है। सिमिलरली 5F सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है? 7th पीरियड से, 7th पीरियड। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपका बेस जो है फाउंडेशन वो स्ट्रांग हो, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ पता होगी तो वही छोटी छोटी मिल करके बड़ी बनती है। चलो तो याद रहेगा पक्का। चलो बस सेरियम से लेकर के ल्यूटेटियम तक और थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, बस एफ में ये 28 एलिमेंट है। एक दिन में तो मैं बोल नहीं रहा हूँ याद करने के लिए। टोटल आपके पास कितना दिन? अगर 1 साल है तो 365 दिन है ऑलमोस्ट, ठीक है। 2 साल है तो बहुत ज़्यादा है, फिर बात ही छोड़ दो, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाउ टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर को हम कैसे, जैसे पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट तो याद हो गया, नाम भी हमें पता है, एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? अब बता, हमें तो आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ऐसे याद रखो। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ऐसे याद रखो। तो अब यहाँ पे हम एटॉमिक नंबर याद रख कहाँ रहे हैं? तो एटॉमिक नंबर को हम कैसे याद रखेंगे? क्योंकि जरूरत पड़ेगी, तो कैसे याद रखेंगे? तो बड़ा सिंपल सा तरीका यार एटॉमिक नंबर याद रखने का। देखो कैसे याद रखेंगे मैं बता देता हूँ, बड़ा आसान। आपको करना कुछ नहीं है। देखो जैसे लेट सपोज हाइड्रोजन है, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट, हर ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट का नाम विद एटॉमिक नंबर से याद होना चाहिए। तो इतना तो मैं मान ले रहा हूँ कि आपको याद है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हो गया। अब हाइड्रोजन का मैंने बोला फर्स्ट ग्रुप का याद रखो, एटलीस्ट जो फर्स्ट ग्रुप का पहला एलिमेंट उसका याद रखो। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 याद रहेगा फर्स्ट ग्रुप का। हाँ, अब 1 में हमें क्या ऐड करना है? 2। तो 1 में 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 3। तो लिथियम का आ जाएगा।
क्योंकि ये अल्केली मेटल है। ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? अल्केली मेटल। ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल। तो अल्केली मेटल जो है ग्रुप 1, ठीक है ना, ग्रुप 1 यानी अल्केली मेटल। तो उसका रूल क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर पता है तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे? 2 ऐड करो, तो 1 में 2 ऐड करोगे 3 में फिर 8 ऐड करोगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 11, फिर 11 में 8 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 19, फिर 19 में 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 37, फिर 37 में 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15 और कितना आ जाएगा 65, 75। अच्छा 18 ऐड कर रहे हैं ना तो 55 आ जाएगा, सीजियम का 55। मुझे 32 मैं देख रहा था। खैर अब यहाँ पे लास्ट के लिए क्या करना है? फेर। तो यहाँ पे आप इसके लिए हमको क्या करना होगा? बस 32 ऐड करना है लास्ट के लिए। 32 ऐड करो तो ये क्या आ जाएगा 87 हो गया। तो इस तरीके से एटॉमिक नंबर याद रहेगा। अब इतना क्या याद है तो नेक्स्ट ग्रुप का याद है क्या? तो नेक्स्ट ग्रुप का आपकी मर्जी, ये रूल लगाना है सिमिलरिटी तरीके से तो लगाओ, वरना मैं बोलूंगा कि इसको मत लगाओ। क्यों मत लगाओ? क्योंकि हमें नेक्स्ट का ऑटोमेटिकली पता है ना कि नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 3 के बाद क्या होता है? 4, 11 के बाद 12, 19 के बाद 20, 37 के बाद 38, 55 के बाद 56, 87 के बाद 88। तो आप जब करोगे ना इस तरीके से तो आपको एटॉमिक नंबर भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। सच बोल रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हमें पता है स्कैंडियम, डी ब्लॉक का क्या है? डी ब्लॉक के बाद स्कैंडियम 21 होता है, यानी कि कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। अब स्कैंडियम पूरा लाइन याद रखो। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। हो गया। अब ये 21 अगर पता है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 एटॉमिक नंबर हो गया इसका। याद नहीं हो गया? फिर यट्रियम का याद रखो। यट्रियम का अगर इसमें पता है रूल, डी का अगर रूल पता है तो डी का रूल लगाओ। मैं तो बोलूंगा कि अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, टेंशन रोना धोना नहीं करना। आपको पता है ना कि कैल्शियम के जस्ट नीचे कौन होता है? स्ट्रॉन्शियम। तो स्कैंडियम के जस्ट नीचे कौन होता है? यट्रियम। तो यानी कि स्ट्रॉन्शियम के बाद क्या आएगा? क्या आएगा जस्ट? तो 39 आएगा ये एटॉमिक नंबर 39। और उसका फिर पूरा रूल लगा दो यहाँ पर कैडमियम तक, पूरा सेम रूल अप्लाई कर दो। सिमिलरली यहाँ पे क्या करोगे? बस यहाँ पे याद रखोगे स्कैंडियम, यट्रियम, फिर यहाँ पे लेंथेनम आपका लेंथेनाइट सीरीज जो आपका आएगा, फिर यहाँ पे एक्टिनाइट सीरीज यानी एक्टेनियम ये जो आएगा। तो अब यहाँ पे बस याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है? तो 56 के बाद यहाँ पे 57, 88 के बाद यहाँ पे 89। तो ये तो आएगा ये, ठीक है। बट इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? इसके बाद 14 एलिमेंट्स आने वाले हैं, 14 एलिमेंट्स इसके बाद आएंगे। यहाँ पे भी इसके बाद 14 एलिमेंट्स आएंगे। तो ये 56 का 57 फिर 14 ऐड करो तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। खैर इतना छोड़ो, लास्ट का छोड़ो, बस ऊपर का यहाँ तक याद रखो, यानी कि 5th पीरियड तक बस याद रखो, ठीक है ना? इस तरीके से आराम से देख सकते हो। तो ये हो गया एस के लिए, ये हो गया डी के लिए। इसी तरीके से पी के लिए आप याद रख सकते हो। तो सिर्फ एक ग्रुप का, वैसे मैंने सबका हर एक ग्रुप वाइज का रूल आपको बता दिया। बाकी अगर हर एक ग्रुप वाइज नहीं याद रखते तो कोई बात नहीं है, मैं उसका दूसरा वे बता रहा हूँ, ठीक है? देखो जैसे आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे और सारा बता ही दे रहा हूँ। देखो जैसे पी ब्लॉक का रूल, पी ब्लॉक का क्या रूल है? पी ब्लॉक में देखो 13 से लेकर के 17 तक यानी कि 5 ग्रुप का ये रूल है, 18 ग्रुप का ये रूल है। रूल अप्लाई करते हैं तो क्या रूल है? देखो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा भाई, कोई भी रूल कुछ भी अप्लाई करो, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। देखो कैसे, देखो तो यहाँ पे 13 ग्रुप पहला स्टार्ट होता है हमारा कहाँ से? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो वैसे लास्ट वाले को याद नहीं करना, बस 5-4 काफी है। तो यहाँ पे बोरॉन कितना होता है? 5 हमें पता है। 5 में फिर क्या ऐड करेंगे? 5 में तो 5 में 8, तो 8 5 क्या होता है? 13। फिर यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 8। तो ये रूल वही रूल अप्लाई कर रहा हूँ। क्या था? 8 ऐड करना है, फिर यहाँ पे 18, 32। तो 8 ऐड कर दिया हमने तो 8 हो गया ऐड, फिर यहाँ पे 18 ऐड करना है, ठीक है? तो 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 31। तो 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 31। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में भी 18 ऐड करने बोला जा रहा है, तो नेक्स्ट में भी 18 ऐड करेंगे। तो 18 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 18 ऐड करोगे तो 18 बोलो 49, ठीक। नेक्स्ट में फिर क्या ऐड करना है? नेक्स्ट में फिर क्या ऐड करना है? कहाँ गया ये? 18 हो गया 32,
18 हो गया ना 2 बार, हाँ 32 ऐड करना है और फिर 32 ऐड करना है। तो 32 के लिए क्या रूल, सिंपल से 32 ऐड कर दो इसमें से। तो 32 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो 51 यानी कि 81 ये आ जाएगा एंड सो ऑन, फिर 32 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। खैर मुद्दे वाली बात क्या है, मुद्दे वाली बात ये है कि आपको कैसे याद रखना है। अब ये याद हो गया, ये याद हो गया, हाँ याद हो गया। तो अब इसके बाद वाला सारा आपको याद हो जाएगा। इसके बाद वाला 14 ग्रुप, 14 के बाद 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप, 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में सबसे ऊपर में एक आता है क्या, आपको हीलियम, जिसका आपको याद ही रखना है, उसके ऊपर 18 में लिख दे रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा, बोरान के बाद यहाँ पर कार्बन, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फैमिली फ्लोरीन, फिर यहाँ पे नियोन, ये आ गया। अब यहाँ पे जस्ट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड, इस तरीके से। फिर यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पे इस तरीके से आराम से कर सकते हो। फिर ऑक्सीजन, सल्फर, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, टिनसान, फिर यहाँ पे नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन, ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या है कि किस तरीके से याद रखोगे, बस नेक्स्ट एलिमेंट ढूंढ लो ना। 5 के बाद क्या होता है, 6, फिर यहाँ पे 13 के बाद 14, यहाँ पे फिर 31 के बाद 32 और 49 के बाद 50, 81 के बाद 82, तो डायरेक्ट। तो जब आप करोगे ना सब तो ऑटोमेटिकली आपको याद होने लगे एटॉमिक नंबर भी, ठीक है। कुछ का तो टॉप 30 तक का तो याद रखना, एटॉमिक नंबर विद एलिमेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सब चीज़। लेकिन बाकी जो 118 है उसका कैसे याद रखो, उसका मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक के लिए तो सेम रूल है। रूल क्या, 8, 18, 18, 8, 18, 18, 32, 32। अगर मान लो नेक्स्ट का भी, लास्ट वाले का भी निकालना चाहे तो यहाँ पे प्लस 32 हमने किया था, तो यहाँ पे भी प्लस 32 करेंगे तो लास्ट वाले का भी आ जाएगा, ठीक। तो बस ये रूल अप्लाई करना है इसमें। बाकी यहाँ के लिए क्या रूल होगा, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो क्या रूल है यहाँ के लिए, 8, 8, ग्रुप 18 के लिए क्या है, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। तो कर लोगे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऑग्नेस, तो ये हो जाएगा, कर लोगे। हाँ तो 8, 8, 18, तो यहाँ पे हीलियम कितना होता है, 2, 2 में 8 जोड़ोगे तो 10, 10 में 8 जोड़ोगे तो 18, 18 में फिर यहाँ पे आपको कितना जोड़ना है, 18 जोड़ना है, 36, फिर इसमें 18 जोड़ना है तो 54, फिर यहाँ पे आपको 32 जोड़ना है, तो 32 जोड़ना है तो कितना होगा, 32, 86, फिर यहाँ पे आपको 32 जोड़ना है तो कितना होगा, 108 हो गया, सॉरी 118 तो हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पे इसका रूल 8, 8, 18, 18, 32। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका रूल बड़ा सिंपल है, 8, 18, 18, 32। तो ये हो गया। तो ये P हो गया सारा याद, इसी तरीके से हमें D हो गया सारा याद, इसी तरीके से हमें S ब्लॉक हो गया पूरा याद। और F का तो कोई कुछ दिक्कतें नहीं है। F का कैसे याद रखना, 32 जोड़ना है बस, यानी नेक्स्ट में 32 जोड़ना है। क्यों 32, नेक्स्ट में सिर्फ 32 से क्यों जोड़ना है, क्योंकि दिखा रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि अगर आपको इस वाले का पता है ना तो उसमें 32 ऐड करोगे तो नेक्स्ट नीचे वाले का आ जाएगा। इस वाले का पता है ना तो इस नेक्स्ट में 32 जोड़ोगे आ जाएगा। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि इसको ऐसे नहीं याद रखना। इसको कैसे याद रखना है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल को याद ऐसे रखोगे ना हॉरिजॉन्टल वाइज, तो बस आपको याद रखना है कि जो सेरियम होता है ना उसका 58 होता है एटॉमिक नंबर, और जो थोरियम होता है उसका 90 होता है, बस ये याद रखना। और उसके बाद सेरियम के बाद नेक्स्ट वाला, उसमें जोड़ना है आपको 59, तो नेक्स्ट एलिमेंट एक एक जोड़ करके नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, सिमिलरली 90, फिर नेक्स्ट एलिमेंट का एक जोड़ करके 91, फिर 1 जोड़ करके फिर 92 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से याद रखो। कहने का मतलब कि जैसे जैसे आप करोगे ना तो वैसे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आया कि हाँ हमको इस तरीके से ज़्यादा बेहतर याद रह सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं हर तरीके से बता रहा हूँ, वरना एक डायरेक्ट बोल करके निकल जाता कि ये ट्रिक है, इसको याद रखोगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो छोड़ो, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो एटॉमिक नंबर भी याद रहेगा, आप होप उम्मीद करता है। चलो हो गया ये वाला बात। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे, SPDF क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे SPDF क्लासिफिकेशन जो है इसको देख लेते हैं कि S ब्लॉक क्या होता है, P ब्लॉक क्या होता है, D ब्लॉक क्या होता है, F ब्लॉक क्या होता है। उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, शेल क्या होता है, सब शेल क्या होता है, आउटरमोस्ट शेल क्या होता है, पेनल्टीमेट शेल क्या होता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होता है। तो ये सब याद रखते हैं। आउटरमोस्ट शेल बोलते हैं nth शेल को, n-1th शेल को बोलते हैं पेनल्टीमेट शेल, और n-2th शेल को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। और पेनल्टीमेट शेल स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पेनल्टीमेट शेल तुम्हारे किसके लिए इस्तेमाल होता है, डी के लिए इस्तेमाल होता है। डी कहाँ से स्टार्ट होता है, 4th पीरियड से। तो 4th से स्टार्ट, 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, ये याद रखो, 4th पीरियड से। तो कहने का मतलब इसके पास 4th शेल कम से कम होना चाहिए। सिमिलरली एंटी पेनल्टीमेट शेल 5th 6th,
सिक्स्थ। तो कहने का मतलब मैं जब और समझाऊंगा ऑर्बिट बना बना के तब समझ में आएगा। अच्छा अभी रहने, अभी इतना रहने, ये हो गया। अब यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है कि ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी एक ही पेज में समझ लेना है। तो चलो मैं समझा दे रहा हूँ एक ही पेज के अंदर। देखो देखो कहानी से भी समझा दूंगा लेकिन पहले डायरेक्ट समझाता हूँ। देखो न्यूक्लियस, के शेल, एम शेल, एन शेल, के एल एम, एन शेल, फिर यहाँ पे एक और शेल बना दे रहा हूँ। ये हो गया के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ओ शेल, ये हो गया। तो ये हो गया। तो इसको जब हम इस टर्म में पढ़ते हैं ना तो ये हमारा कहलाता है शेल। क्या कहलाता है? शेल। तो यही जो पाथ है, ये जो सर्किल दिख रहा है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, ठीक है ना, ओ शेल, तो ये हमारा क्या कहलाता है? शेल कहलाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर ऑर्बिट की बात, जैसे हम यहाँ पे कलर अब चेंज करके बता रहा हूँ, n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 3 थर्ड ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 4 फोर्थ ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 5 फिफ्थ ऑर्बिट। तो ये क्या है? ये हमारा ऑर्बिट के फॉर्मेट में, तो ये हमारा ऑर्बिट कहलाता है। ये क्या? ऑर्बिट। तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन के पाथ को हम शेल या ऑर्बिट बोलते हैं। क्लियर हो गया इतना? होप क्लियर हो गया। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन के थ्रू आराम से पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा दे देता हूँ, तो उससे ज्वाइन कर लो। कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, वेबसाइट पे जा सकते हो www.jnjacademy.com, तो वहाँ जा करके भी आप आराम से डाउट पूछ सकते हो। वहाँ से जा करके सारा PDF डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से जा करके आप आराम से सारा आर्टिकल्स वगैरह पढ़ सकते हो, पोस्ट वगैरह सारा पढ़ सकते हो। ठीक है ना, सारा नोटिफिकेशन मैं जैसे जैसे आता है, जिस चीज़ का नीट JEE IIT का सारा नोटिफिकेशन भी साथ ही साथ मैं दे दिया करूँगा। ठीक है ना, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हो ताकि अच्छा लगे मुझे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये शेल समझ में आ गया, ऑर्बिट समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ, देखो पाथ तो मिल गया, पाथ समझ में आ गया। पाथ के बाद क्या है कि अगर पाथ हमें मिल चुका है, यानी कि पाथ क्या? इलेक्ट्रॉन का पाथ। तो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा ना, उसका पाथ चाहिए होगा। जैसे इंसान किस पे चलता है? रोड पे। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन भी तो चलेगा किस पे? मूव करेगा, तो वो ऑर्बिट पे करता है, यानी शेल पे करता है। ठीक है, पता चल गया पाथ। हाँ चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। जैसे इंसान का रोड होता है, तो फिर रोड पे, फिर रोड के बाद क्या आता है? घर। रोड पे क्यों चलता है? ताकि घर तक पहुंच सके। ठीक है, तो घर आएगा। तो घर किसी के पास क्या होता है? एक घर होता है, किसी के पास 2 घर होता है, किसी के पास 3 घर होता है, एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से जो के शेल है सबसे छोटा है, तो यहाँ पे इसके पास एक घर होता है एस नाम का। फिर जस्ट शेल नंबर बढ़ता है तो वहां पे एस और पी 2 घर होता है। फिर शेल नंबर बढ़ा तो एस और पी 3 घर होता है इसके पास, SPD। सिमिलरली फिर एक शेल बढ़ा तो एस पी डी एफ होता है। फिर एक शेल बढ़ा तो एस पी डी एफ, आगे बढ़ा सकते हो, पर यहाँ पे SPD तक ही रहे। ठीक है, ये चीज आगे बस समझो। तो सिर्फ हमें 4 ब्लॉक के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो ये चीज। तो कहने का मतलब क्या है कि के शेल में एक घर होता है। घर मतलब क्या? घर मतलब क्या? जैसे हम लोग क्या पाथ पे चलते हैं, जैसे ये रोड हो गया पाथ, तो वहां पे रोड इलेक्ट्रॉन के केस में उसको हमने क्या कहा? शेल या ऑर्बिट। सिमिलरली जब रोड से हम लोग जाएंगे तो घर में ही जाएंगे, तो घर जो होगा हमारा क्या होगा? घर हमारा यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन का भी घर होगा, तो घर क्या कहलाता है? घर कहलाता है इन टर्म्स ऑफ हमारे केस में क्या कहलाता है? घर का कुछ नाम होता है, कोई नाम अहसन मंजिल, ठीक है ना, इसी तरीके से कोई, ठीक है ना, रुद्रा मंजिल, इस तरीके से कोई मंजिल होता है। ठीक है, यानी घर का जो नाम होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे नाम है, तो के अंदर कोई एक घर होता है, उसका नाम एस है। फिर एल शेल में 2 घर होता है, उसका नाम SP है। एम शेल में 3 घर होता है, उसका नाम SPD है। एन शेल में 4 घर होता है, उसका नाम SPDF है। अब इन टर्म्स में इसको घर थोड़ी बोलेंगे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री के टर्म में इस घर को हम लोग क्या बोलते हैं? सब शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब शेल। तो यहाँ पे SPDF ये हमारा क्या है? सब शेल याद रहेगा। चलो क्लियर हो गया, तो सब शेल पता चल गया। अब भाई घर है, तो घर तो क्या होता है? बहुत तरीके का घर होता है। एक घर होता है जिसके अंदर एक ही रूम होता है, एक घर होता है जिसके अंदर 2 रूम होता है, एक घर होता है जिसके अंदर 3 रूम होता है, एंड सो ऑन। तो रूम भी होता है, कमरा जिसको रूम बोलता है। तो उसी तरीके से घर में कमरा भी होगा, कमरा रूम जिसको बोलते हैं। तो एस के पास एक ही घर होता है। ध्यान से सुनो, एस के पास क्या होता है? मैं सबको लिख दे रहा हूं एक जगह पे कि एस के पास क्या होता है? एस के पास
एक घर होता है, एस सबशेल के पास एक घर होता है, घर के अंदर एक रूम होता है। पी के पास 3 रूम होता है और डी के पास 5 रूम होता है और एफ के पास 7 रूम होता है। 7 रूम, 4 5 7 3 4 7, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से याद रखना है। तो यहां पे देखो ध्यान से, घर इसके पास जो n=1 है यानी के शेल में घर कितना, घर क्या है, एस है, एस के पास कितना रूम होता है, एक रूम। तो बस यहां पे सिर्फ एक रूम होगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम आते हैं n=2 दैट इज एल शेल। तो एस के पास कितना घर होता है, एक घर। पी के पास कितना घर होता है, सॉरी एस घर के पास कितना रूम होता है, एक रूम। और पी घर के पास कौन सा रूम, 3 रूम होगा। सिमिलरली एस के पास 1, पी के पास 3, डी के पास 5, ये होगा। सिमिलरली जब n=4 यानी n शेल में आएंगे हम लोग, ठीक, तो यहाँ पे SPDF भी हो जाएगा। आ रही बस, तो इस तरीके से बस हमको चलना पड़ता है। तो यहाँ पे एस के पास 1, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7, 3 3 6 1 7। तो ये हो गया। तो ये हो गया, समझ में आ गया बात। और ये ऑटोमोस्ट शेल हो गया। तो खैर यहाँ पे अब मुद्दे वाली बात क्या है, सिर्फ इतना समझो यार कि ये हमारा इस तरीके से जो मैंने बताया है, तो ये इस तरीके से क्या है, मैंने फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। जिस रोड पे हम लोग चलते हैं उसको रोड बोलते हैं, पाथ बोलते हैं। सिमिलरली जिस पे इलेक्ट्रॉन चलता है उसको ऑर्बिट या शेल बोलते हैं। हम जब रोड पे चलने के बाद जाते हैं तो फिर घर हम ढूंढते हैं, घर। तो घर इंसान के केस में उसको घर बोलते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में उसको क्या बोलेंगे, सब शेल बोलते हैं। सब शेल यहाँ पे जैसे घर का नाम होता है, कोई किसी का कोई घर, कोई किसी का घर, नाम होता है अलग, उसी तरह से सब शेल का भी नाम होता है SPDF, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज n=1 पे एक घर था, n=2 पे 2 घर, n=3 पे 3 घर, n=4 पे 4 घर, ठीक है। ये तो घर अलग अलग हो सकते हैं। हाँ, उसी तरीके से फिर उस घर में कितने रूम हैं, तो एस के पास 1 रूम होता है, पी के पास 3 रूम होता है, डी के पास 5 रूम होता है, एफ के पास 7 रूम होता है। लेकिन n=1 पे क्या होता है कि एस होता है एक घर, उसके पास एक ही रूम होता है। n=2 पे 2 घर होता है, जिसके पास एक घर में 1 रूम होता है, 2 घर पे दूसरा घर पे 3 रूम होता है। इसी तरह से n=3 पे 3 घर होता है SPDF, लेकिन एक घर में 1 रूम यानी एस में 1 रूम, पी जो है दूसरा घर उसमें 3 रूम और डी जो है तीसरा घर उसमें 5 रूम होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट वाला n=4 यानी n शेल, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो इसमें SPDF 4 अलग अलग घर होता है। अब एक घर में 1 रूम, एक घर में 3 रूम, एक घर में 5 रूम, एक घर में 7 रूम एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये चीज होप समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो घर बोला हमने, देखो पाथ बोला तो इलेक्ट्रॉन के केस में उसको शेल या ऑर्बिट बोला। घर बोला तो घर को सबशेल बोला इलेक्ट्रॉन के केस में, हम इंसान के केस में उसको घर, इलेक्ट्रॉन के केस में उसको सबशेल बोला, सबशेल SPDF हो सकता है। उसी तरह से जब रूम, तो इंसान के केस में उसको रूम बोलते हैं जिसमें हम लोग रहते हैं, पर जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ये जो बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स क्या है आपका, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कहलाता है। ऑर्बिटल मतलब जैसे इंसान के केस में ये रूम होता है और इलेक्ट्रॉन के केस में ये ऑर्बिटल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की रहने की जगह, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऑर्बिटल क्या होता है, होप समझ में आ गया होगा। और शेल ऑर्बिट क्या होता है, सब शेल क्या होता है, ये भी समझ में आ गया होगा। तो रियल लाइफ से मैं बता दिया, तो अब होप क्लियर हो गया होगा। चलो और चीज़ें बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अब ध्यान से अगर देखोगे तुम, देखो तो ये हमारा क्या nth शेल है, ये हमारा क्या nth शेल, यानी कि सबसे आउटरमोस्ट ये। इन दिस केस हमारे केस में ये कितने ऑर्बिट है, 5 ऑर्बिट है। 5 ऑर्बिट में सबसे बाहर वाले शेल को हम लोग nth शेल बोलते हैं, या आउटर मोस्ट शेल, या आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, या ऑर्बिट बोलते हैं, शेल या ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से उसके जस्ट नीचे वाले को, जैसे ये, इसको क्या बोलते हैं, n-1, एक जस्ट नीचे nth हो गया सबसे बाहर वाला, एक अंदर वाला n-1th शेल। तो n-1th शेल क्या, इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से, पेनल्टीमेट शेल। क्या, पेनल्टीमेट शेल, ओके। नेक्स्ट है जैसे ये हमारा, उसके भी अंदर वाला, तो ये क्या है, n-2th शेल, n-2th शेल। तो ये हमारा, इसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट
मिड शेल, याद रहेगा, ठीक। तो आउटर मोस्ट शेल n-1th शेल और n-2th शेल, क्लियर हो गया, होप समझ में आ गया होगा। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल अब समझ में आ गया होगा, क्लियर, ठीक है ना। तो एक शेल और बनाते ताकि और अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन यहाँ पे इसी ग्राफ में समझ लो कि यही चीज़, ठीक है। वरना एक शेल और बनाते तो अच्छे तरीके से समझा सकते कि भाई nth शेल है वो n-1th शेल जिसको पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, वो n-2th शेल जिसको एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं। इस केस में थोड़ा अलग, पर इतना समझ लो कि n-2th शेल को एंटी पेनल्टीमेट शेल बोलते हैं, n-1th को पेनल्टीमेट शेल। और जो जनरली पेनल्टीमेट शेल एंटी पेनल्टीमेट शेल कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जनरली तुम्हारा पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको डी ब्लॉक एफ ब्लॉक, ठीक है, के लिए इस्तेमाल होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, चलो होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट शेल में तो इलेक्ट्रॉन भी होगा, अंदर भी इलेक्ट्रॉन और बाहर भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस शेल में, लास्ट इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, यही लास्ट इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में, किस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस सब शेल में, पहले तो ये कि पहले किस शेल में वो देखना पड़ेगा, शेल के अंदर फिर हमको सब शेल में देखना पड़ेगा, sp-df में है, उसके बाद फिर उसके अंदर जाकर के ऑर्बिट में देखना पड़ेगा। तो उसके अंदर ऑर्बिटल वाला बात हम करेंगे कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यहाँ तक सिर्फ इतना समझ लो कि शेल हमें देखना पड़ता है, शेल के अंदर फिर सब शेल देखना पड़ता है, सब शेल में बस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, बस बात खत्म। आ रही है समझ। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल के कहाँ है, अगर एस में है तो उसको एस बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, अगर पी में है तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1th शेल यानी कि n-1th मतलब ये वाला आउटर मोस्ट शेल ही हो गया, इसके नीचे वाले में उसके डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, डी सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर n-2th के एफ सब शेल में, अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो एफ ये नहीं है तो एफ में कहाँ से जाएगा, एफ सब शेल तो यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं तो एफ में कहाँ से जाएगा, वही बोल रहा था कि एक ऑर्बिटल और बना देते ना तो आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। खैर यहाँ पे कोई बात नहीं, जब एग्जांपल करूंगा तो वहाँ पे समझा दूंगा। फिलहाल यह समझ लो कि यहाँ पे अगर एक शेल और ले लेते तो फिर ये वाला एफ पे आता, यहाँ इस वाले पे आता और यहाँ पे एफ मौजूद था, तो एफ अगर है एफ सब शेल तो एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसको एफ सब शेल के ऑर्बिटल में जाएगा तो इसका मतलब उसको हम लोग एफ ब्लॉक बोलेंगे, तो सिंपल सी बात। और यही लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि हम किस ब्लॉक के होंगे, यानी डिफरेंशिएट करता है ब्लॉक को, इसीलिए इसको डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्लियर हो गई बात, एकदम पक्का क्लियर हो गई। चलो आप देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अब ब्लॉक को समझ लेते हैं एक झटके में। हो गया मेरा सर का दर्द खत्म, बस इतना ही हमको समझाना था। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ब्लॉक जो होते हैं टोटल 4, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। नेक्स्ट देखो एस ब्लॉक जो होते हैं हमारे, देखो एस ब्लॉक किसको बोलते हैं, जब आपका आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल है ये, उसके नीचे वाला जो शेल जो है वो n-1th शेल, वो क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। ये क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा इन केस ऑफ एस ब्लॉक के केस में क्या होता है कि n-1th शेल कंप्लीटली फिल होगा, उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल, इसमें क्या होगा, इसमें वो इन दिस केस यहाँ पे एक एस होगा, एस सब शेल, यहाँ पे एस और पी सब शेल होगा, ठीक है। तो नीचे वाला अंदर वाला पूरा भरा हुआ होगा, बाहर वाले में क्या होगा कि n-1th शेल में क्या होगा कि उसके अंदर जो पी सब शेल है उसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, सॉरी एस के किस पर रहा ना, एस वाला किस पर रहा, तो उसके यहाँ पे एस और पी दोनों है, तो यहाँ पे एस सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, समझ में, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो उसको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे, कब, जब n-1th कंप्लीटली फिल्ड होगा तब। समझ में आ गया बात। तो यही तुम्हारा एस ब्लॉक था। अब यहाँ पे अल्केली मेटल, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप आता है, अल्केली मेटल जो ग्रुप 1 होता है, अल्केलाइन अर्थ मेटल जो ग्रुप 2 होता है। अब एक सवाल आता है कि बेरिलियम जो है वो क्या है, तो बेरिलियम जो है वो अल्केलाइन अर्थ ग्रुप 2 का एलिमेंट है, पर अल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं है वो, ठीक है। क्यों नहीं है अल्केलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अब एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है, तो एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर ले और बेस के साथ भी रिएक्ट कर ले, समझे ना, या कह लो कि एसिड की तरह भी ट्रीट हो जाए, बेस की तरह भी ट्रीट हो जाए, तो वो तुम्हारा एम्फोटेरिक कहलाता है, ठीक है। अब एम्फोटेरिक कौन कौन सा है, तो बेरिलियम यहीं पे बता दीजिए इससे, तो बेसन गाल जुबान पर, बेसन गाल जुबान पर,
ये बेरिलियम हो गया, सन, एसन यानी टिन, गैलियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, तो ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे बेरिलियम अभी एग्जांपल था। तो ये 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। इनका ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट, ऑक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट या एटम shows एम्फोटेरिक नेचर, shows एम्फोटेरिक नेचर, राइट? समझ में आ गया? तो यही 6 एलिमेंट है, जिसको याद रख लो। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भाई इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, उसके बाद पूछे कौन ऐसा एक ऑप्शन है जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का है, ठीक है ना? उसमें से CO2 दे देगा, MgO दे देगा, ZnO दे देगा, ठीक है? और भी एक ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देकर के पूछेगा। तो याद रखना, अगर ये 6 है, 6 में से कोई एक भी है तो वो एम्फोटेरिक नेचर का है, वो ऑक्साइड, ठीक है? याद रहेगा, उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि जो एस ब्लॉक होता है वो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्सट्रीम लेफ्ट में, जो कि ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आप थ्योरी बस देख लो और कुछ नहीं। नोट्स अच्छा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा नोट्स मिले, ठीक है? अब यहाँ पे एक और चीज़ समझाना है मुझे, IgNS1 NS1। अब यहाँ पे S के अंदर कितना है? एक घर होता है, यानी एक रूम होता है। एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, 1 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम आ सकते हैं ना। ये एटॉमिक सिचुएशन में पढ़ेंगे क्यों, लेकिन अभी ये याद रखो कि एक घर में सिर्फ 2, यानी कि एक कमरे में जो एक ऑर्बिटल होता है उसके अंदर सिर्फ कितने आ सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, ठीक है ना? ये याद रखना, तो 2 आ सकते हैं। तो ये तो पता चल गया। तो S है, हम जानते हैं कि S का मतलब क्या है कि S के अंदर सिर्फ एक रूम होगा, और एक रूम में मैक्सिमम 2 जा सकता है, मतलब 1 या 2 या कोई नहीं। तो कौन कौन होगा? 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या 2। अगर S1 है तो इसका मतलब है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। S1 मतलब ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 2 का मतलब कि S2 है। और N क्या है यहाँ पे? N 1 से लेकर के 7 तक में कुछ भी हो सकता है। ये नंबर ऑफ पीरियड आपका बताता है। और IG का मतलब क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट IG का मतलब, देखो मैं कुछ एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ ताकि क्रिस्टल क्लियर हो। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन देख लो। इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। 3 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है? हम लोग अफबाउ रूल को फॉलो करते हैं। तो अफबाउ रूल क्या है? अगर पता है तो ठीक, वैसे बेसिक क्लास में पढ़ोगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। तो ये याद रख लो, इतना कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ाता है? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d एंड सो ऑन। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ाता है, ये याद रखना, बस यही अफबाउ रूल है और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ाएगा? 1s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन? 3 में से 2, मैक्सिमम 2 आ सकता है इसके अंदर, तो 3 में से 2 इसमें आ जाएगा, बचा कितना? 1, तो 1 आ जाएगा नेक्स्ट वाले में, 2s1, ठीक। तो यही हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 4 का कैसे होगा? 1s, 4 में से 2 इसको दे देंगे तो 2 हो गया। अब 2 और बच गया तो 2s2 हो जाएगा। देखो, तो लिथियम हम जानते हैं कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और बेरिलियम हम जानते हैं ग्रुप 2 का एलिमेंट है। देखो, ग्रुप 1 मतलब S1 आउटरमोस्ट शेल, और उसका S क्या होगा? 1। उसी तरीके से ग्रुप 2 आउटरमोस्ट, अगर S का है तो वो उसका आउटरमोस्ट क्या होगा? S सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, और वो भी इलेक्ट्रॉन 2 है। ग्रुप 2 का मतलब S2 होगा, ग्रुप 1 का मतलब S1 होगा। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया? चलो एक और इसका नेक्स्ट एलिमेंट देख लेते हैं। लिथियम के बाद सोडियम, यहाँ पे देख लेते हैं। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम। सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर, मैग्नीशियम का 12 एटॉमिक नंबर। सेम तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 दिख गया? तो देख लो यहाँ पे, अब अच्छे से देख लो। तो ये क्या है? ग्रुप 1 का एलिमेंट। ये क्या है? ग्रुप 2 का एलिमेंट। तो अब साफ साफ दिख रहा है कि ग्रुप 1 का एलिमेंट देखो, लिथियम, सोडियम लिया, तो आउटर मोस्ट शेल हमें दिखना है, और उसका S1 है। आउटर मोस्ट शेल दिखना है, उसका S1, ये फिक्स्ड। देख लो, ग्रुप 2 में क्या हो रहा है? आउटर मोस्ट शेल दिखना, उसका S2 है। आउटर मोस्ट शेल दिखना, उसका S2।
ठीक है। सिमिलरिटी देखो कॉन्फ़िगरेशन में क्या, यही तो पीरियोडिसिटी को डिफाइन करता है तुम्हारा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिमिलर होता है, यही चीज़ शो हो रहा है। ठीक है, सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि हाँ भाई बात तो सही बोल लो, बात तो सही जा रहा है। चलो अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझते हैं। देखो यहाँ पे समझ क्या आ रहा हूँ, इनर्ट गैस क्यों है ये समझा रहा हूँ। अब क्या है, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्या होगा कि आपका इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पे इतना ही था, यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे देखो आगे और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में सबका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पॉसिबल है नहीं है। 118 एलिमेंट का कैसे लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन, नहीं लिख पाओ। तो उसके लिए क्या करते हो यार कि एक कॉन्सेप्ट निकाला गया क्या, कि एक काम करते हैं कि हमें एक ऐसा रूल निकालना है जिसमें कोशिश करना है कि जो आउटर मोस्ट है, यानी कि जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ब्लॉक वगैरह, तो उसको छोड़ करके बाकी जो रिमेनिंग सब है, तो अगर वो कोई नियरेस्ट इनर्ट गैस से मिल रहा है उसका एटॉमिक नंबर, तो हम उसको इनर्ट गैस से बदल देंगे। देखो इनर्ट गैस से हम बदल देंगे, इनर्ट गैस से हम बदल देंगे, इनर्ट गैस से हम बदल देंगे। देखो दो मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, हीलियम का। तो इसको हम हीलियम से बदल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हीलियम 2s1। इसका क्या लिख सकते हैं, हीलियम स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी, हीलियम 2s2। अच्छा, यहाँ पे तो इतना फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। देखो यहाँ पे इतना बड़ा है, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 को नियॉन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे नियॉन, क्योंकि ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन नियॉन, फिर 2s 3s1 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नियॉन स्क्वायर ब्रैकेट फिर 3s2 लिख सकते हैं। तो देखो ये छोटा हो गया, देखिए। तो वही चीज़ कह रहा हूँ, इसी तरीके से कितना बड़ा भी इलेक्ट्रॉन होगा ना, कितना बड़ा भी एलिमेंट होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करेंगे तो वो शॉर्ट ही होगा, ये याद रखो। समझ में आ रही बात। तो इसको जनरल, तो ये समझ में आ गया कि भाई इनर्ट गैस क्यों। तो अब जनरली हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया हीलियम, ये आ गया आपका सोडियम, सॉरी ये आपका आ गया क्या, लिथियम, ये आपका क्या आ गया, सोडियम, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे चेक करो ग्रुप 1 में क्या चेंज हो रहा है। देखो ये इनर्ट गैस है, ये भी इनर्ट गैस है, ये भी एंड सो ऑन सब इनर्ट गैस होगा। तो इनर्ट गैस तो जनरल में इनर्ट गैस मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, ग्रुप 2 का एलिमेंट, सॉरी पीरियड 2 का एलिमेंट है तो यहाँ पे 2 है, पीरियड 3 का एलिमेंट तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, पीरियड 4 का एलिमेंट यहाँ पे 4 हो जाता है, बाकी सब चीज़ सेम होती है। समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। तो इसलिए ये इन जनरल में इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं क्या, तो इसीलिए हमने एन लिखा है यहाँ पे इन जनरल में। ठीक है, और बाकी एस के यहाँ पे अगर ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो 1 आ सकता है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो 2 आ सकता है, तो इसलिए एस के यहाँ पे 1 और 2 दोनों हमने दिए। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, एस का। अब समझ में आया तो लाइफ में अब इससे अच्छा तरीके से अब समझ नहीं पाऊंगा। अब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बोलोगे तो टाइम पास करवाने के लिए मैं 4-5 एग्जाम्पल और लिख करके 1 घंटा ले लूँगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, होप समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो वीडियो का दोबारा देखना। ठीक है, नेक्स्ट, दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल, यानी कि इस ब्लॉक में क्या होता है, जो एस ब्लॉक होता है उसके अंदर सिर्फ मेटल होता है और रिएक्टिव मैटर होता है। ग्रुप 1 जो होता है इसके एस ब्लॉक का वैलेंसी जो होता है वो फिक्स होता है। ग्रुप 1 का वैलेंसी यानी एल्किली मेटल का वैलेंसी 1 होता है और एल्किलाइन अर्थ मेटल का वैलेंसी 2 होता है, याद रखो। दे आर ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर सॉफ्ट इन नेचर, इसको हम चाकू से आराम से कट कर सकते हैं। शाइनिंग सरफेस होता है, डक्टाइल नेचर का होता है। क्लियर, नेक्स्ट 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 पी ब्लॉक एलिमेंट। तो अब मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में वही सेम कर सकते हैं। एन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा क्यों आया एन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इनर्ट गैस, यहाँ पे क्या इनर्ट गैस, यहाँ पे इनर्ट गैस, ठीक, इनर्ट गैस है यहाँ, और ये एन जो है वो छोटा है, स्मॉल एन। ठीक, चलो तो पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 13 का जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS2 फिक्स्ड होगा। NS2 क्या होगा, फिक्स्ड होगा, यानी कि देखो आउटर मोस्ट शेल जो होता है ना, ये आउटर मोस्ट शेल है, n=1 n=2, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में क्या हो, यहाँ पे ऐसा सिर्फ एक घर, एक रूम, 2 घर, एक में 1 रूम, एक में 3 रूम, ठीक है। तो शर्त ये है कि आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल होना चाहिए, अंदर वाला जो है पूरा फिल्ड होना चाहिए। n-1 जो है वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए। और जो आउटर मोस्ट शेल है उसका S जो है, यानी कि जो पहला घर है P को छोड़ करके जो और घर है वो क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए S वाला। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहाँ जाना चाहिए, P सब शेल के ऑर्बिटल में, तब जाकर के हम कहेंगे उसको P ब्लॉक एलिमेंट। तो P ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, कितना घर है P के अंदर,
6 रूम है, 6 रूम मतलब कितना, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हम P में डाल सकते हैं, ठीक है। तो 6 का मतलब एक बार हो सकता है P1 एक इलेक्ट्रॉन के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए P2, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए P3, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए P4, 5 इलेक्ट्रॉन के लिए P5, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए P6, हो गया। इसीलिए P को जनरल में कैसे लिखते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, कोई भी हो सकता है। P के अंदर अगर 1 है तो हम कहेंगे 13 ग्रुप का, P के अंदर 2 है तो हम कहेंगे 14 ग्रुप का, P के अंदर 3 है तो हम कहेंगे 15 ग्रुप का, P के अंदर 4 है तो 16 ग्रुप का, 5 है तो 17 ग्रुप का, 6 है तो 18 ग्रुप। आगे बस क्लियर होगा। अब यहाँ पे नाम याद रखो, 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली बोलते हैं, 14 ग्रुप को कार्बन फैमिली बोलते हैं, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। इसका दूसरा नाम हमेशा पूछा जाता है तो ये याद रखना, निकोजन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, निकोजन, पी साइलेंट में। 16 ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है चैल्कोजन। 17 ग्रुप को हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं जो कि हेलोजन फैमिली है। 18 ग्रुप को नोबेल गैस बोलते हैं जिसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। तो याद रहना चाहिए, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ था, ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक लाई करता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के ये एक्सट्रीम राइट पोजीशन पे है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, यहाँ पे इनर्ट गैस है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पे इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन देन NS2 फिक्स्ड रहेगा। आउटर मोस्ट शेल में जो S सब शेल है वो क्या होगा, फील्ड होगा, कंप्लीटेड फील्ड होगा। उसके बाद P में जो इलेक्ट्रॉन जाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 13 ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 14 ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 15 ग्रुप एंड सो ऑन। तो P के अंदर 1 से लेकर के 6 तक में कोई भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम ग्रुप बता सकते हैं, ठीक। दिस ब्लॉक इंक्लूड्स मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट। ये ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर तीनों एग्जिस्ट करता है, मतलब तीनों है, मेटल, नॉन मेटल, मेटोलाइट, तीनों। इट शो वेरिएबल वैलेंसीज, तो यहाँ पे वेरिएबल वैलेंसीज शो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या है, देखो बड़ा सिंपल है। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल यानी कि n-1th शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो होता है सबसे बाहर वाला शेल वो भी, और उसके एक नीचे वाला शेल भी, वो क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड, यानी कि खाली होता है। ऑर्बिटल उसके पास खाली होता है, घर सब में ऑर्बिटल खाली होता है, यानी सब शेल में ऑर्बिटल खाली होता है। तब जाकर के लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं वो इंटर करेगा कहाँ, डी सब शेल के अंदर, यानी कि डी सब शेल के ऑर्बिटल में। तब जाकर के वो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक लाई करता है हमारा। ये मिडिल में होता है, किसके मिडिल में होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मिडिल में होता है। इसका डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, सिर्फ 3 को छोड़ करके। कौन कौन है 3, देख लो, ये 3, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या कहलाता है, उसके देखो वैसा एलिमेंट जिसके पास एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ग्राउंड स्टेट में या उसके एक्साइटेड स्टेट में, तब जाकर उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो जो जिंक है, कैडमियम है, मरकरी, इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दैट्स वाई इसको हम कहते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट। सॉरी, नहीं कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक होगा, पर ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। डी ब्लॉक होगा पर ट्रांजिशन नहीं होगा। तो यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन हो भी सकता है, डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट ट्रांजिशन होगा ये जरूरी नहीं। डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट क्या बोला, डी ब्लॉक का ऑलवेज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज ट्रांजिशन, ऑलवेज ट्रांजिशन, तो ये रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। यानी ये कह रहा है कि डी ब्लॉक का सारा एलिमेंट जो होगा वो क्या ट्रांजिशन होगा, ऑलवेज, तो नहीं, रॉन्ग हो जाएगा। जनरली हाँ करेक्ट, लेकिन हर एक ट्रांजिशन डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, यस, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर डी ब्लॉक। ये करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट करेक्ट, पर ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है। तो ये याद रखो। नेक्स्ट जनरल कॉन्फ़िगरेशन, तो बस वही है कि n-1 में इसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, nth यानी कि पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो डी के अंदर 1 से लेकर के 10 तक। क्यों, क्योंकि डी के अंदर कितना रूम होता है, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ सकता है।
10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? अब 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या कि D1 से लेकर के D10 तक आ सकता है इलेक्ट्रॉन, और NS1 होगा या NS2 होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो और इनर्ट गैस क्यों आया ये बता दिया। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, आपका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है किसका, डी ब्लॉक। एक एक्सेप्शन है प्लैटियम, याद रखना, एक्सेप्शन ऐसा और भी है, पर प्लैटियम एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास आउटर मोस्ट शेल तो है पर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जनरली जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको उस शेल को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आउटर मोस्ट शेल है पर इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर। तो ये एक्सेप्शन याद रखना, 5s0 4d10 प्लैटियम का कॉन्फ़िगरेशन, और बाकी यहाँ पे इनर्ट गैस है, ठीक है। जिंक, कैडमियम, मरकरी मैंने बता दिया कि ये क्या है, ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन है। उसी तरीके से फिर यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। डी ब्लॉक फ्रॉम डी ब्लॉक क्या करता है, डी ब्लॉक फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो चैप्टर, तो उसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम केस में हम डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, इस्तेमाल कर लें। तो डी ब्लॉक फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। दे आर अ गुड कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। अच्छा, एक फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, नॉर्मली शो पैरामैग्नेटिज्म। अलॉयज मतलब होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉर्मली सॉलिड नेचर का होता है। नॉर्मली क्यों है, क्योंकि मरकरी जो होता है वो लिक्विड नेचर का होता है। तो एक भी अगर कहीं पे निकल गया दिक्कत, तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑलवेज या मस्ट की जगह पे आ जाता है जनरली, ठीक है ना, ये याद रखना। इससे बहुत फर्क पड़ता है, ऑलवेज में जनरली में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, याद रखना, वरना आंसर गलत करके आओगे फिर माइनस में चला जाएगा तुम्हारा 5 नंबर। एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक क्या होता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है। तो क्या होता है, nth शेल, पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-1th शेल, एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल, ठीक है। एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सब शेल, यानी कि एफ सब शेल के ऑर्बिटल में क्या, एंटी पेनल्टीमेट शेल के एफ सब शेल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया बात। जैसे जनरल देख लेते हैं इसका, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया हमारा, एंटी पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, ऑटोनमस शेल। अब यहाँ पे एफ ब्लॉक में दो पीरियड आता है, एक होता है आपका 4f सीरीज, एक होता है आपका 5 सीरीज। 4f सीरीज मतलब किस पीरियड में आ गया, 6th पीरियड में, और 5f सीरीज मतलब 7th पीरियड में, ठीक है। जो लेंथेनाइट सीरीज होता है वो सेरियम से ल्यूटेटियम तक स्टार्ट होता है, यानी कि 58 एटॉमिक नंबर से 71, और थोरियम यानी कि 90 एटॉमिक नंबर से लोरेंशियम मतलब कि 103 एटॉमिक नंबर तक जाता है, ठीक है। तो ये एफ ब्लॉक है बस। दे ऑल आर मेटल्स, एफ ब्लॉक में जो भी है सारे मेटल है, एंड प्रॉपर्टीज विद इन ईच सीरीज आर क्वाइट सिमिलर, और प्रॉपर्टीज क्या है, क्वाइट सिमिलर है। अब यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीरियड। अब यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है, तो 2, हाइड्रोजन और हीलियम, 2 एलिमेंट है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन मतलब कि 1 ऐसी है सिर्फ, याद है ना, न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर सिर्फ एक घर होता है, एक घर के अंदर एक रूम होता है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक एलिमेंट आया होगा, एक और आ गया मतलब 2 एलिमेंट आया, तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 एलिमेंट ही आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है सिर्फ मैक्सिमम 2 एलिमेंट आ सकते हैं, या एक या 2, इसीलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं। पीरियड सेकेंड पीरियड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं, 8, लिथियम से नियोन तक, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली थर्ड पीरियड में टोटल सोडियम से लेकर के आर्गन तक यानी कि 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, इसको शॉर्ट पीरियड कहते हैं। यानी इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं टोटल, पोटेशियम से लेकर के क्रिप्टॉन तक, और यहाँ पे इसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। और इसका कुछ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन कितने, 18, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने एलिमेंट आएंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट 5th पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट, दिख रहा है ना, लॉन्ग पीरियड इसको भी कहते हैं। 6th पीरियड में इसी तरह से लॉन्गेस्ट, क्योंकि 32 एलिमेंट आता है यहाँ पे, और 7th पीरियड में भी 32 एलिमेंट आता है, तो लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कौन है, 6 और 7th पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड है, 32 एलिमेंट दोनों में आता है। तो याद रखना यहाँ पर कि मैक्सिमम एलिमेंट इन अ पीरियड 6th एंड 7th पीरियड यानी 32 एलिमेंट। मैक्सिमम एलिमेंट इन अ ग्रुप यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट्स ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ग्रुप 3rd, मेंडलीफ के अकॉर्डिंग ग्रुप रोमन में 3b, 32 एलिमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्वेशन याद रखा, पीरियड 1 में देखो तो सबशेल कैसा है, 1s, पीरियड 2 में 2s 2p, पीरियड 3 में 3s 3p, पीरियड 4 में 4s 3d 4p,
पीरियड 5 में 5s40 5p, पीरियड 6 में 6s4f 5d 6p, पीरियड 7 में 7s 5f 6d 7p। तो सबशेल कुछ यानी कि दिख क्या है सबशेल, देखो s से स्टार्ट हो रहा है p पे खत्म हो रहा है, s से स्टार्ट हो रहा है p पे खत्म हो रहा है, s से स्टार्ट हो रहा है p पे खत्म हो रहा है, s से स्टार्ट हो रहा है p पे खत्म हो रहा है, बस यही कह रहा हूँ। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर ही सकते हो, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s के अंदर 2, p के अंदर 6, तो 6 2 8, 6 2 8, 2 10 12 6 18, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड। ठीक, मैक्सिमम एलिमेंट्स इन अ पीरियड कैसे निकालता है। एक तो है कि भाई याद कर लो 1 से लेकर 7 तक, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एलिमेंट्स अगर फॉर्मूले से निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है mn²। अगर जनरल फॉर्मूला नीट और जेई लेवल के लिए अगर बात करें, खैर उस पर हम बात करते हैं, पहले तीनों को देख लेते हैं एक साथ, नीट जेई IIT तीनों को देख सकते हैं एक साथ, देख लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट इन अ पीरियड, उसका फॉर्मूला है mn²। m क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। तो एक घर में यानी कि एक जो रूम है उस रूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो जनरली क्या होता है 2, हम लोग जानते हैं जनरली 2 ही आ सकता है। लेकिन हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर कभी पूछे, जैसे एडवांस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के केस में आपका बोल सकता है कि एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तब बताइए कि एक इस पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तब क्या करोगे। तो ये चीज़ याद रखो कि m आपका चेंज हो सकता है, जनरली 2 होता है, बाकी चेंज किया जा सकता है हाइपोथेटिकली। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे n का वैल्यू कैसे निकालेंगे, n, तो n यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका कौन सा पीरियड है, किस पीरियड के लिए बात कर रहा है। तो पीरियड अगर ऑड है यानी कि ऑड पीरियड है तो वहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, +1/2 कर देंगे, अगर इवन है तो +2/2 कर देंगे। तो ये 2 फॉर्मूला याद रखो, याद रहेगा, उम्मीद करते हैं कि याद रहेगा यार। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन कि आपको फाइंड करना है मैक्सिमम एलिमेंट इन 7th पीरियड, 7th पीरियड बताना। आप कैसे बताओगे बताओ। तो 7th मतलब क्या हो गया, ऑड। 7 मतलब क्या हो गया, ऑड। अगर 7 मतलब ऑड है मतलब p का ये पीरियड है ना, p मतलब ऑड आ गया, p ऑड के लिए क्या फॉर्मूला है, 1 जोड़ो बाई 2 कर दो, तो n मेरा निकल जाएगा। तो 1 जोड़ो मतलब 7 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 4, निकल गया n का वैल्यू। अब m कहीं पे दिया हुआ मतलब ऑर्बिटल के बारे में कोई डिस्कशन किया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, जनरली हम उसको 2 मानेंगे, जनरली क्या मानेंगे 2m का वैल्यू, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यही मानेंगे। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है 2। अब इसको फॉर्मूले में लगा दो तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, m का वैल्यू 2 इंटू n का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर दैट इज 4 चौके 16 दूना 32, तो टोटल 32 एलिमेंट आंसर। और हम जानते भी कि 7th पीरियड में 32 एलिमेंट, राइट। इसी तरीके से एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, करो इसको, वीडियो पॉज करके पहले खुद किया करो, मैं जब भी क्वेश्चन दूँ तो वीडियो पॉज करके खुद किया करो, उसके बाद नहीं बने तो फिर वीडियोस को देखा करो। और एक बात याद रखना, मैं पहले क्या करवाता हूँ, मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी बताता हूँ, उसमें जितना क्वेश्चन जरूरी है उसको बता रहा हूँ, वरना फिर सारा क्वेश्चन का सेशन अलग लाऊंगा, उसमें सारा क्वेश्चन करूँगा, ठीक है ना। तो आपका कॉन्सेप्ट और बूस्ट होगा। तो आप टेंशन ना लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब चीज़, तो बस इंजॉय करो पढ़ाई के साथ और बस मस्त रहो। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड 11, पीरियड इज 11 एंड let an orbital contain maximum 4 electrons, ठीक है। तब फाइंड करना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में
कि एक ऑर्बिटल है जो मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रख सकता है, हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है। दूसरा ये बोल रहा है कि यहाँ पे कि आपको पीरियड 11 का फाइंड करना है, यानी कि पीरियड भी हाइपोथेटिकल है जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया, और ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइपोथेटिकल है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो बड़ा सिंपल है यार, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्लियर। अब यहाँ पे पीरियड कौन सा है, चलो इसको 10 मान लेते हैं। 10 क्यों मान लें? क्योंकि इवन वाला भी नहीं बताया, पीरियड इवन है। तो पीरियड कितना है? पीरियड पी मतलब पी क्या है यहाँ पे? इवन। 10 मतलब इवन है। इवन का रूल क्या था? n इक्वल्स टू कैसे निकलता है? 10 + 2/2, यानी कि 12/2 यानी 6। अच्छा, अब यहाँ पे m क्या है? m गिवन है क्वेश्चन में 4। फॉर्मूला अप्लाई करो तो फॉर्मूला क्या था? m n²। अब इसको अप्लाई करो, m का वैल्यू क्या है? 4 इंटू n का वैल्यू क्या है? 6 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 36, दैट इज कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 2 बच गया, 4 दूना 8, 2 10, 104 एलिमेंट। मतलब कि इस पीरियड में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 104। आ रही है बात समझ? ठीक है ना? 6 चौके 24, 2 बच गया, 4 3 12, 2 14, ठीक है? 6 चौके 24, 2 बच गया, 4 3 12, 2 14। हाँ, तो ये 144 आएगा, राइट। अब 144 जो आएगा तो यहाँ पे एक चीज याद रखना। क्या याद रखना? देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जनरली नहीं पूछा जाता है। अगर मान लो कभी पूछा भी गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पूछा जाता है तो कुछ कोई बात नहीं, अगर पूछा गया तो कर देंगे, हमें सब चीज़ आता है। तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, छोड़ा मत करो, अच्छा लगेगा। किया करो, नया नया चीज़ करोगे ना तो अच्छा लगेगा। तुम्हारा एक तो माइंड डेवलप होगा कि हाँ भाई सोचने का कैपेसिटी बढ़ रहा है, कैपेबिलिटी बढ़ रहा है, और अच्छी बात है सर, नया नया चीज़ आ रहा है जो तुम्हारे दोस्तों को शायद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से और क्वेश्चन भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन और भी कर सकते हो सिमिलर क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ता हूँ, करवाने का और क्वेश्चन मुड़ता है, लेकिन वो दिक्कत ये है कि अभी करवाऊँ तो फिर वीडियो और लंबा हो जाए, ऐसे ही लंबा हो चुका है और लंबा हो जाए वीडियो। चलो लास्ट टॉपिक देखते हैं आज का, आईयूपैक नोमेनक्लेचर। ज़्यादा बड़ा नहीं, देख लेता हूँ। आईयूपैक नोमेनक्लेचर वैसे कोई भी नंबर का कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बट जनरली किसका करते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर जो ग्रेटर देन 100 है। क्या है? देखो ये पॉइंट याद रखना, ये टेबल इंपॉर्टेंट आईयूपैक। लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा गया यार, जेई में, नीट में, सब में। जेई नीट में हर साल आईयूपैक नोमेनक्लेचर से लगभग क्वेश्चन आया, एक पेपर में तो क्वेश्चन आया पक्का, हर पेपर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन आया, यानी कि इंपॉर्टेंट है। बेसिक से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट छोड़ना मत। 0 को नील बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एन। 1 को अन बोलते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यू, एंड सो ऑन। 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को इन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसमें मैं मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। बाकी सारा नॉर्मल है, जैसे आज तक पढ़ते हुए आए। ट्राई ठीक है, पेंट ठीक है, हेक्स ठीक है, ऑक्ट ठीक है, ये ऑर्गेनिक में भी आएगा, लेकिन ये नाम अलग है। 0 के लिए नील अलग है, 1 अन अलग है, बाय अलग है, क्वाड, सेप्ट, इन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब लेट सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाए, चलो यही भी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन यही भी करवा दे। तुमको लिखना है किसका? मैं बता रहा हूँ, सिर्फ किसका बताना। वन 0 9 109 का बताना है। तो नाम भी बताना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी बताना है। तो 109, 1 के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अन। 0 के लिए नील। पहला जो वर्ड होगा, याद रखना, वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, उसके बाद सब स्मॉल। तो क्या आया हमारा? अन। अन का यू कैपिटल, अन। उसके 0 के लिए नील, NIL, नील, नील। और फिर 9 के लिए इन, तो ENN, IUM। क्योंकि हम जानते हैं जनरली जो 100 से ऊपर जिसका भी एटॉमिक नंबर होगा, जो भी एलिमेंट होगा, वो सारे क्या होंगे? मेटल होंगे। तो मेटल का नाम कैसे होता है? IUM से खत्म होता है। तो अन, नील, इन, ये हो जाएगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अन का फर्स्ट लेटर ले लो। अन जो वर्ड है ये अन, अन का फर्स्ट लेटर क्या? यू ले लो, कैपिटल होना चाहिए। नील का फर्स्ट लेटर क्या है? नील का फर्स्ट लेटर एन, स्मॉल ही रखो। इन का फर्स्ट लेटर ई। तो ये हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब, ठीक है ना।
तो इस तरीके जिसमें मैंने स्टार लगाया ना उससे क्वेश्चन बन रहे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे सारे को याद रखो लेकिन जिस पे स्टार लगाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ऐसे ही करना। देख लो 100 क्या अन नील नील लियम, 112 क्या है अन अन बायम, 115 अन अन पेंटियम, अन अन ऑक्टियम ऑक्टियम, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा, राइट? कर लो। चलो यार बहुत मुशक्कत अच्छे से मैंने पढ़ाया यार, इसके लिए एक कुछ नहीं करना, एक बस ज़्यादा से ज़्यादा एक थम्सअप कर दिया, ठीक? एक से ज़्यादा करोगे फिर वो थम्सअप नहीं होगा, ठीक है ना? बस एक थम्सअप एक लोग करेंगे एक आईडी से, ठीक है ना? और फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, और कोई डाउट हो ना तो कुछ नहीं करना, पहले वीडियो को दोबारा देख लो, क्योंकि हो सकता है आपका कॉन्सेंट्रेशन हिला हो तो दिक्कत हुआ हो, सीधा सीधी बात है। तो इसीलिए वीडियो को दोबारा देख लो, जहाँ पे दिक्कत होगा बाकी आपके साथ बहुत सारे वे हैं पूछने के, ठीक है? चलो यार।